वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। शुरुआत करते हैं अगले स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के साथ, दैट इज SA 505 एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। क्या होता है ये भाई, ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशन? अ ऑडिट एविडेंस obtained as a direct written response, क्या as a direct written response to the auditor from a third party which is also known as the confirming party। क्या ऑडिट एविडेंस obtained as a what direct written response to the auditor from a third party, जिसको हम भाई थ्रू आउट द स्टैंडर्ड क्या बुलाएंगे, confirming party in paper form और by electronic or any other medium। मतलब ये क्या हो रहा है, समझो ऑडिटर है। अब ऑडिटर को भाई ये जानना है कि क्या हमको हमारे डेटर से सच्ची में 40 लाख रुपीस लेना है। अब कंपनी का एक डेटर है भाई, कंपनी का डेटर कौन है भाई, गायतोंडे भाई। अरे कंपनी के डेटर कौन है भाई, गायतोंडे भाई। तो गायतोंडे भाई से 40 लाख रुपया लेना है, ऐसा कंपनी बता रही है। अब ऑडिटर को भरोसा नहीं है, तो ऑडिटर गायतोंडे से पूछना चाहती है कि गायतोंडे भाई, क्या तेरे को कंपनी को 40 लाख रुपया देना है? मेरे को कंपनी के ऊपर भरोसा नहीं है, पर अगर गायतोंडे तू लिखित में दे देगा ना कि मुझे 40 लाख रुपया देना है, तो मुझे भरोसा हो जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। क्यों एक्सटर्नल? क्योंकि यहाँ पे हम गायतोंडे से एक डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स मांग रहे हैं, जो हमारे लिए एक थर्ड पार्टी है, अरे बाहर वाली पार्टी है, इसलिए हम इसे क्या कह देते हैं, एक्सटर्नल। तो भाई ऑडिटर ने क्या मांगा, एक कंफर्मेशन रिक्वेस्ट फ्रॉम द थर्ड पार्टी, और गायतोंडे डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्ड करेगा भाई, ऑडिटर को। क्या भाई गायतोंडे डायरेक्टली किसको रिस्पॉन्ड करेगा, ऑडिटर को। गायतोंडे मैनेजमेंट को नहीं रिप्लाई देगा, सीधा किसको दे देगा भाई, ऑडिटर को। तो इसलिए हम क्या कहते हैं, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन एज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स टू द ऑडिटर फ्रॉम अ थर्ड पार्टी, जिसको हम क्या कहते हैं, कन्फर्मिंग पार्टी। इन विच फॉर्म, इच पेपर फॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक और एनी अदर मीडियम। अच्छा पब्लिक मेरे को बताओ, क्या अदर मीडियम मतलब ओरली भी चलेगा? अरे तो गायतोंडे ने अपने को ओरली बोल दिया, हाँ भाई देख मेरे को 40 लाख रुपया देने का है, क्या वो भी चलेगा अदर मीडियम बोला है तो? अरे नहीं भाई, अदर मीडियम बोला है, इसका मतलब ये नहीं कि ओरल मीडियम चलेगा। ओरल मीडियम कदापि नहीं चलेगा। कल जाके गायतोंडे घूम गया तो बोलेगा मैंने कहाँ बोला था। तो भाई यू शुड हैव अ प्रूफ, क्या यू शुड हैव अ प्रूफ। इसलिए कभी भी ओरल मीडियम तो नहीं चलेगा। अदर मीडियम मतलब वो लोग कोई ऐप डेवलप कर सकते हैं एंड थिंग्स लाइक दैट, बट लेकिन कभी भी ओरल तो चलेगा नहीं। तो होता क्या है व्हेन वी यूजुअली डू इट, तो भाई होता क्या है यूजुअली, एक क्या होता है जब भी हम लोग एंगेज ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजते हैं, तो यूजुअली व्हाट वी डू इट, ठीक है, एक बड़ा सा एनवलप होता है, ठीक है, जस्ट फॉर द एग्जाम्पल सेक, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं उसमें, क्या करते हैं, टू क्या लिख देते हैं, जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, जो भी थर्ड पार्टी है हम लिख देंगे टू थर्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल ये केस में कौन है भाई, गायतोंडे भाई। फिर फ्रॉम ये किससे जाएगा, फ्रॉम क्या ये ऑडिटर से जाएगा? नहीं, ये फ्रॉम किससे जाएगा भाई, मैनेजमेंट मतलब कंपनी से जाएगा। क्योंकि भाई गायतोंडे थोड़ी पहचानता होगा रोहित श्रॉफ को। अरे भाई गायतोंडे मतलब थर्ड पार्टी थोड़ी ऑडिटर को, हर एक ऑडिटर को पहचानता होगा, उसको थोड़ी पता होगा कि इस कंपनी का ऑडिटर कौन है। तो ऐसा किसी भी थर्ड पर्सन से लेटर आ गया तो गायतोंडे थोड़ी खोलेगा। तो गायतोंडे को लेटर तो किसके एंड से जाएगा, मैनेजमेंट के एंड से कि कंपनी के एंड से, और उसमें लिखा रहेगा कि प्लीज कन्फर्म कि तुझे 40 लाख रुपीस देने हैं, ठीक है कन्फर्म कर। अब गायतोंडे ठहरा अपने जैसा आलसी, गायतोंडे बोलेगा भाई तेरे ऑडिटर को कन्फर्मेशन चाहिए, इसके लिए मैं एक एनवलप खरीदूं, उस एनवलप के ऊपर मैं तेरे ऑडिटर का एड्रेस लिखूं, मेरा एड्रेस लिखूं, और एट द एंड मैं खुद खर्चा करूं एक रेवेन्यू स्टैम्प खरीदने का, और उसको पोस्ट करके तेरे उधर भेजूं। अरे इतना कष्ट मैं तेरा बैलेंस कंफर्म करने के लिए, मेरे को पैसा देने का है, तो क्या इतना सब करेगा क्या तेरे लिए? तो यूजुअली हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक और एनवलप भेज देते हैं। क्या भाई, इसके अंदर ही एक छोटा सा और एनवलप भेज देते हैं। उस एनवलप में ऊपर क्या लिखा रहता है भाई, टू ऑडिटर, पर इस बार फ्रॉम क्या लिखा रहेगा भाई, फ्रॉम थर्ड पार्टी हो जाएगा। तो हम थर्ड पार्टी का एड्रेस वेड्रेस सब कुछ लिख के यहाँ पे दे देंगे। इनफैक्ट जो भी रेवेन्यू के स्टैंप लगाने हैं, क्या भाई जो भी रेवेन्यू स्टैंप लगाने हैं, वो रेवेन्यू स्टैंप भी हम उसको लगा के दे देंगे। ऑल ही हैज़ टू डू इज साइन इट एंड पोस्ट इट, तो उसको कोई ज़्यादा कष्ट ना लेना पड़े। तो दिस इज़ यूजुअली हाउ वी डू इट। क्या भाई, दिस इज़ यूजुअली हाउ वी डू इट। तो भाई एक से फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको, प्रोफॉर्मा बताता हूँ कि यूजुअली कैसे भेजा जाता है। तो लिखा जाता है वहाँ पे टू द अकाउंट्स मैनेजर, नेम ऑफ द बिजनेस जो भी है, एड्रेस ऑफ द बिजनेस सिटी है, जो भी है लिखना है। फिर आप सब्जेक्ट में लिखोगे कि दिस इज़ अ बैलेंस कन्फर्मेशन एज ऑन वॉट एवर इट मे बी 31st मार्च। हम लिखेंगे उसमें, सर आवर ऑडिटर्स, that is Messrs XYZ and company, whatever be the name, are now engaged in their annual audit. Would you please confirm to them direct that the details of the amount due to us or due to you
ऑन 31st ऑफ मार्च वर एज शोन इन द अटैच स्टेटमेंट। तो हम उसको बोल रहे हैं कि भाई ये जो अटैच स्टेटमेंट भेजा है, मतलब लेजर भेजा है, क्या उसके हिसाब से अमाउंट सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद हम साथ ही साथ लिखेंगे इफ़ यू अग्री विद द बैलेंस ड्यू प्लीज साइन द कन्फर्मेशन स्लिप बिलो and return this form to our auditors in the enclosed reply paid envelope। तो अंदर मैंने ऑलरेडी एक एनवेलप डाला हुआ है विच इज अ रिप्लाई पेड एनवेलप, ऑलरेडी उसके ऊपर रेवेन्यू स्टैम्प मारा है, तू सिर्फ उसके अंदर रिप्लाई डाल के भाई पोस्ट कर दे। बट इफ यू डू नॉट अग्री विद द बैलेंस ड्यू प्लीज राइट द अमाउंट बाय योर रिकॉर्ड्स, कि तेरे हिसाब से कितना है। तो गाय तोंडे बोलता है मेरे हिसाब से 36 लाख है, अरे ये लोग ने मेरे को 10% डिस्काउंट दिया था जो उन्होंने रिकॉर्ड नहीं किया है। तो हम उनको साथ ही साथ बोलेंगे टुगेदर विद द फुल पर्टिकुलर्स ऑफ हाउ द अमाउंट इज मेड अप, मतलब भाई गाय तोंडे साथ ही साथ तू तेरा लेजर भी भेज दे तो हम यहाँ पे चीजें कंपेयर कर सके। फिर उसके बाद विनम्रता से, क्या विनम्रता से हम लिखेंगे this is not a request for payment but we should be grateful if you would reply as soon as possible as the information is needed for the audit purpose, your cooperation in this matter is greatly appreciated। तो हम लिख रहे हैं भाई ये वसूली के लिए तेरे को लेटर नहीं लिख रहे हैं, ये तो सिर्फ कंफर्मेशन के लिए चाहिए, वरना भाई साहब ऑफेंड हो जाएगा कि कितनी बार याद दिलाएगा कि 40 लाख रुपया देना बाकी है। अब ये एक्सटर्नल कन्फर्मेशन हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं भाई, रद्दी गोबर वाला चिंदी सा आंसर है, पर लेकिन ये भी फाइनल लेवल पे पूछा गया है कि भाई कहाँ कहाँ पे पूछा जा, कहाँ पे हम एक्सटर्नल कन्फर्मेशन यूज़ करते हैं। तो जब भी आपको किसी ने पूछा कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं तो आप क्या बोलोगे भाई, बिल्स पैट। अरे आप क्या बोलोगे भाई, बिल्स पैट। सबसे पहले बी से क्या है, बैंक बैलेंस। क्या भाई बी से क्या है, बैंक बैलेंस। तो आप एक बैंक बैलेंस कंफर्म करने के लिए भाई थर्ड पार्टी को, बैंक मैनेजर को भेज सकते हो कि भाई प्लीज कंफर्म व्हाट इज द बैलेंस। अरे अगर ये सत्यम स्कैम के वक्त किया होता तो भाई हो सकता है कि भाई ये फ्रॉड बहुत ज़्यादा जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाता, तो इसलिए हम बैंक बैलेंस में भी भेज सकते हैं। इन्वेस्टमेंट परचेज बट डिलीवरी नॉट टेकन, तो ऑडिटर को शक हो रहा है भाई तूने इन्वेस्टमेंट खरीद लिया बट डिलीवरी अभी तक नहीं लिया हुआ है, तो भाई जिस बंदे के पास से इन्वेस्टमेंट परचेज किया उसको भी हम एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज सकते हैं कि प्लीज कंफर्म वेदर आई क्लाइंट हैज परचेज दिस इन्वेस्टमेंट फ्रॉम यू एंड इफ द डिलीवरी इज नॉट टेकन। लोन फ्रॉम लेंडर्स विच इज़ अ वेरी 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 कॉमन अफेयर, जहाँ पे हम यूजुअली क्या करते हैं, लेंडर्स को भेजते हैं कि भाई प्लीज़ कंफर्म कि क्या आपने हमारी इस पर्टिकुलर क्लाइंट को इतनी सी लोन दी हुई है। फिर लॉन्ग आउटस्टैंडिंग शेयर एप्लीकेशन मनी, अरे यहाँ पे ऑडिटर को लगता है कुछ तो भी गड़बड़ है दया, अरे इतने टाइम से एप्लीकेशन मनी पेंडिंग है और इसके सामने क्या हमने अब तक शेयर नहीं अलॉट किया, क्या सामने वाला बंदा अब तक बोलने नहीं आया कि भाई मुझे शेयर दो। तो इसे हमें देखना है कि अगर इफ इट इज शेयर एप्लीकेशन मनी इज पेंडिंग तो इन दैट केस हम उससे भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेज सकते हैं। फिर इफ द स्टॉक इज लाइंग विद द थर्ड पार्टी, in a lot of scenarios stock might be with the third party। for example हमने सेल ऑन अप्रूवल पे किसी को गुड्स दिए हुए तो स्टॉक इज विद द थर्ड पार्टी, इट इज नॉट विद अस। हमने कंसाइनमेंट के ऊपर किसी को गुड्स दिए हुए, या तो फिर भाई कोई डिपार्टमेंट हमारा सीज करके गया है, फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज करके गया, बैंक से लोन ली थी तो बैंक ने मेरा स्टॉक जब्त कर लिया। टुडे इन ई कॉमर्स, क्या टुडे इन ई कॉमर्स वर्ल्ड काफ़ी बार हम लोग वो ई कॉमर्स के वेबसाइट के वेयरहाउस में भी रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग अमेजोन के वेयरहाउस में भी रख सकते हैं। अमेजोन बोलता है भाई क्विक डिलीवरी करनी है प्राइम डे के हिसाब से विद इन 2 डेज, तो फिर आपको अपना स्टॉक कहाँ पे रखना पड़ेगा, मेरे वेयर हाउस में। तो अ लॉट ऑफ टाइम्स आर स्टॉक माइट बी लाइंग विद द थर्ड पार्टी। तो जो भी थर्ड पार्टी है उनसे भी मैं एक एक्सटर्नल कन्फर्मेशन ऑब्टेन कर सकता हूँ कि बताओ कितना हमारा भाई कितना क्वांटिटी पड़ा हुआ है, क्या कंडीशन में है। फिर भी इसके बारे में इन डिटेल हम चर्चा करेंगे जब हम पहुँचेंगे ऐसे 501 के ऊपर। फिर इफ़ यू हैव परचेज प्रॉपर्टी एंड द टाइटल इज हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी, किसी और के नाम पे फिलहाल टाइटल है तो हम उससे भी एक कन्फर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं। अकाउंट बैलेंस मतलब क्या भाई, डेटर्स का बैलेंस, क्रेडिटर्स का बैलेंस। अकाउंट बैलेंस आई एम नॉट ट्राइंग टू से बैंक बैलेंस, वो तो ऊपर कवर हो चुका है, पर किसी का अकाउंट बैलेंस, अच्छा डेटर कितना है, जैसे गाई तोंडे को हमने पूछा क्रेडिटर्स कितना है, तो इन दैट केस वी कैन यूज दिस एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। एंड लास्टली टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट विद द थर्ड पार्टी, जो भी थर्ड पार्टी, फॉर एग्जांपल कोई हायर परचेज अग्रीमेंट है, कोई भाई लीजिंग अग्रीमेंट है, कोई आउटसोर्सिंग अग्रीमेंट है, तो हमारे क्लाइंट ने तो बताया कि दिस आर द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट, बट लेकिन मुझे लगता है आई वांट टू ऑब्टेन अ कन्फर्मेशन इन दिस कंटेक्स्ट, तो मैं थर्ड पार्टी को भी बोल सकता हूं कि प्लीज कन्फर्म इफ दिस आर द टर्म्स ऑफ अग्रीमेंट। तो इसे हम क्या कहते हैं, सिचुएशंस वेयर द एक्सटर्नल कन्फर्मेशंस कैन बी यूज्ड। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब हम कुछ भी करें उसके पहले देयर आर 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपको समझने पड़ेंगे। तो पहले वो इंपॉर्टेंट टर्म्स करते हैं फिर ही आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें जानना है कि भाई पॉजिटिव कन्फर्मेशन एंड नेगेटिव कन्फर्मेशन क्या होता है।
तो पॉजिटिव कन्फर्मेशन क्या होता है? अ रिक्वेस्ट दैट द कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्ड्स डायरेक्टली टू द ऑडिटर indicating whether the confirming party agrees or disagrees with the information in the request. मतलब क्या बोल रहे हैं हम लोग भाई? कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्स वेदर दे अग्री और डिसअग्री। मतलब गाय तोंडे बोलता है हाँ भाई मुझे 40 लाख रुपया देना है, तो गाय तोंडे रिप्लाई करेगा। अगर गाय तोंडे बोलता है नहीं मुझे 40 लाख रुपया नहीं देना है, तो भी वो क्या करेगा भाई? रिप्लाई करेगा। तो हम क्या कह रहे हैं भाई? वेदर ही अग्रीज और वेदर ही डिसअग्रीज, वो बंदा सामने हमें रिप्लाई तो करेगा ही करेगा। इसे हम क्या कहते हैं भाई? पॉजिटिव कन्फर्मेशन। बट वेयर एज इफेक्ट्स देखने के पहले हम समझते हैं भाई व्हाट इज नेगेटिव कन्फर्मेशन। तो अ रिक्वेस्ट दैट द कन्फर्मिंग पार्टी रिस्पॉन्स डायरेक्टली टू द ऑडिटर ओनली इफ, क्या भाई? ओनली इफ, एकता कपूर की तरह तीसरी बार मुंडी घुमा के बोल रहा हूं, ओनली इफ द कन्फर्मिंग पार्टी डिसएग्रीज विद द इंफॉर्मेशन इन द रिक्वेस्ट। अरे भाई अगर सिर्फ और सिर्फ गाय तोंडे डिसएग्री करता है, गाय तोंडे कहता है भाई 40 लाख रुपीस है, तो इन केस ऑफ नेगेटिव कन्फर्मेशन उसे रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है। बट अगर गाय तोंडे कहता है नहीं मुझे तो सिर्फ 36 लाख रुपीस देना है, तो इन दैट केस माय फ्रेंड्स गाय तोंडे विल हैव टू रिप्लाई। क्या? इन दैट केस गाय तोंडे विल हैव टू रिप्लाई। इसे हम क्या कहते हैं? नेगेटिव कन्फर्मेशन। तो भाई पॉजिटिव कन्फर्मेशन क्या होता है? हमने देखा कि वेदर दे अग्री और डिसअग्री वो रिप्लाई तो करेंगे। अब इफेक्ट्स देखते हैं। अब एक पास्ट क्वेश्चन में आया है, राइट अबाउट द इफेक्ट्स ऑफ पॉजिटिव कन्फर्मेशन। A positive external confirmation request asks the confirming party to reply to the auditor in all the cases. क्या भाई? In all the cases, either by indicating the confirming party's agreement with the given information और बाय आस्किंग द कन्फर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि भाई इन दिस केस सामने वाला बंदा रिप्लाई करेगा ही करेगा। लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है? और बाय आस्किंग कन्फर्मिंग पार्टी टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, मतलब हम गाय तोंडे को बोल देंगे दैश अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम यू, हम उसके साथ फिलिंग द ब्लैंक्स खेलेंगे, हम उसको अमाउंट ही नहीं देंगे। तो इसे हम काफ़ी बार क्या कहते हैं भाई? ओपन कन्फर्मेशन। ठीक है, हम उन्हें उसको बोल दिया कि तू ही अमाउंट भर के दे, हम उसे ऐसा नहीं बोल रहे कि तू अग्री या डिसअग्री कर, तू ही तेरे हिसाब से दे दे अमाउंट क्या है, और फिर मैं यहाँ पे इसे मैच कर लूँगा। इसे हम क्या कहते हैं भाई? पॉजिटिव कन्फर्मेशन, कि सामने वाले बंदे को रिप्लाई करना ही पड़ेगा। Whereas negative confirmation हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि the confirming party will respond only if they disagrees with the information in the request। अब आप खुद ही सोच के बताओ कि किसके ऊपर ऑडिटर को ज़्यादा भरोसा होगा भाई? कौन सा ज़्यादा परसुएसिव ऑडिट एविडेंस होगा ऑडिटर के लिए? डेफिनेटली पॉजिटिव। वाई नॉट नेगेटिव? बिकॉज नेगेटिव कन्फर्मेशन में हो सकता है कि हमने गाय तोंडे को भेजा कन्फर्मेशन, गाय तोंडे ने कुछ रिप्लाई नहीं दिया, तो मैंने तो अज्यूम कर लिया दैट गाय तोंडे अग्रीज। बट हो सकता है मेरा कन्फर्मेशन गाय तोंडे को मिला ही नहीं। हो सकता है भाई गाय तोंडे इंडिया में ही नहीं है, ठीक है, गाय तोंडे भाग चुका है कहीं और, मुंबई में नहीं, इंडिया में ही नहीं है, तो इन दैट केस के वो देख नहीं पा रहा है, ठीक है, वो रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, तो भी मैंने क्या अज्यूम कर लिया कि भाई वो ही अग्रीज। थर्ड, गाय तोंडे डिसअग्रीज, उसने भाई लेटर पोस्ट भी कर दिया, बट फॉर XYZ सर्कमस्टेंसेस वो लेटर मुझे अब तक नहीं मिला है, तो मैं क्या कंक्लूड कर रहा हूँ दैट गाय तोंडे अग्रीज, बट विच इज नॉट द केस। तो डेफिनेटली positive confirmation is more persuasive audit evidence as compared to the negative confirmation। तो भाई पॉजिटिव से पॉजिटिव ज़्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू नेगेटिव। तो हम लोग क्या कहना चाहते हैं दैट नेगेटिव कन्फर्मेशन प्रोवाइड व्हाट? लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस देन द पॉजिटिव कन्फर्मेशन। Accordingly, the auditor shall not use negative confirmation as a sole substantive audit procedure to address and assess risk of material misstatement unless all of the following are present। मतलब भाई हम इसको नेगेटिव कन्फर्मेशन को सोल सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर, सोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर की तरह यूज़ नहीं करेंगे, हम इसको यूज़ करेंगे इन कंजंक्शन विद द अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव कन्फर्मेशन हम यूज़ नहीं करेंगे, हम कर सकते हैं व्हेन ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट। तो कौन से सिचुएशन में भाई, कौन से सिचुएशन में हम यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे हमें लग रहा है ROMMS इज़ वेरी लो, हमें लग ही नहीं रहा है कि भाई ज़्यादा चांसेस है मिसस्टेटमेंट के, तो इफ़ आई थिंक द ROMMS इज लेस तो मैं कर सकता हूँ। फिर जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेज आर इन्वॉल्व, होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेज, ट्रांजैक्शंस एंड कंडीशंस आर इन्वॉल्व। फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स, अरे भाई अगर समझो मैं नेटफ्लिक्स का क्या हूँ भाई ऑडिटर हूँ, तो कितने छोटे डेटर्स है भाई, सबका अमाउंट मोर और लेस सेम है, तो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल होमोजीनियस अकाउंट बैलेंसेज आर इन्वॉल्व। तो मैं सबको क्या भेज सकता हूँ? नेगेटिव कन्फर्मेशन, बिकॉज सब लोग के रिप्लाई का तो मैं भाई यहाँ पे इंतजार कर नहीं सकता। फिर अ वेरी लो एक्सेप्शन रेट इज एक्सपेक्टेड, मेरे को लग ही नहीं रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग भाई मना करने वाले हैं, तो एक्सेप्शन रेट इज समवेयर वेरी वेरी लेस। एंड लास्टली, ऑडिटर इज नॉट अवेयर ऑफ द सर्कमस्टेंसेज और कंडीशंस
that would cause a recipient of negative confirmation to disregard such request. मतलब मुझे नहीं लगता है कि भाई सामने वाली पार्टी मेरे confirmation का reply नहीं देगी. Let us assume कि भाई मैं BSE का क्या हूँ भाई, ऑडिटर हूँ. किसका ऑडिटर हूँ? BSE का. अब यूजुअली सारे स्टॉक ब्रोकर्स BSE के अकाउंट्स के बेसिस के ऊपर तो अपने खुद के अकाउंट्स में बनाते. अब मैं BSE को ऑडिटर अगर स्टॉक ब्रोकर्स को क्या बेचता हूँ? एक्सटर्नल कन्फर्मेशन. मुझे नहीं लगता कि स्टॉक ब्रोकर्स मेरे एक्सटर्नल कन्फर्मेशन को लाइटली लेंगे. दे विल डेफिनेटली रिप्लाई टू मी. तो आई डोंट थिंक सो दे विल डिसरिगार्ड सच अ रिक्वेस्ट. दे विल डेफिनेटली रिप्लाई इफ दे डिसअग्री विद द थिंग्स. तो इस सिचुएशन में भी मैं क्या कर सकता हूँ? ये यूज़ कर सकता हूँ. अगर ईजियर तरीके में याद रखना है कि कौन से सिचुएशन में हम नेगेटिव कन्फर्मेशन यूज़ कर सकते हैं, तो हम बोलेंगे भाई साला में यूज़ कर सकते हैं. भाई मैंने बोला साला, बाला नहीं. क्या बोला भाई मैंने? साला. तो भाई एस से मैं क्या बोल रहा हूँ? सबस्टैंशियल नंबर ऑफ एरर्स आर नॉट एक्सपेक्टेड. मैं ज़्यादा एरर्स ही एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ. ए से ऑडिटर्स हैव नो रीजंस टू बिलीव दैट द रिस्पोंडेंट विल डिसरिगार्ड हिज रिक्वेस्ट. मतलब वो BSE वाला एग्जाम्पल हमने जो लिया, हमें नहीं लग रहा कि भाई सारे स्टॉक ब्रोकर्स में से कोई भी ऐसा होगा जो हमारे रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देगा. लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल बैलेंसेज आर इन्वॉल्व, जो हम लोग ने नेटफ्लिक्स का एग्जाम्पल दिया. ठीक है, यहाँ पे हम एयरटेल का भी, वोडाफोन का, जियो का, किसी का भी ले सकते हैं. एंड लास्टली असेस लेवल ऑफ इनहेरेंट रिस्क इज लो. मतलब मुझे लग ही नहीं रहा है कि ज़्यादा मिसस्टेटमेंट्स हो सकते हैं. साला के केस में हम क्या यूज कर सकते हैं? नेगेटिव कंफर्मेशन. और एल्स वी विल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग नेगेटिव कंफर्मेशन एज अ सोल सब्सटैंटिव प्रोसीजर, क्योंकि इट प्रोवाइड्स लेस परसुएसिव ऑडिट एविडेंस. दूसरे दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है समथिंग कॉल्ड एज नॉन रिस्पॉन्स. अगर थर्ड पार्टी ने, मतलब कन्फर्मिंग पार्टी ने हमें रिस्पॉन्स ही नहीं दिया, या तो आधा अधूरा रिस्पॉन्स दिया, या तो फिर इट हैज बीन रिटर्न अनडिलीवर्ड. मैंने उन्हें भेजा तो था बट लेकिन नाउ दे आर नॉट ट्रेसेबल. उनका एड्रेस चेंज हो चुका है, XYZ सिनेरियो. तो अ फेलियर ऑफ द कन्फर्मिंग पार्टी टू रिस्पॉन्ड fully or to respond to a positive confirmation request or a request return undelivered, तो इसे हम क्या कह देंगे भाई? नॉन रिस्पॉन्स. एंड लास्टली आता है एक्सेप्शन, जब सामने वाला बंदा डिसअग्री करता है. एक हमें क्या दिखता है? डिफरेंस दिखता है. तो हमने बोला था गायतोंडे क्या 40 लाख रुपीस देना है? नहीं. तो भाई गायतोंडे बोलता है नहीं 36 लाख रुपीस देना है. तो इसे हम क्या कह देंगे भाई? एक एक्सेप्शन. तो हमने 4 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़े हमारा: पॉजिटिव कन्फर्मेशन, नेगेटिव कन्फर्मेशन, नॉन रिस्पॉन्स एंड एक्सेप्शन. नाउ लेट अस से कि अगर मैनेजमेंट हमें एक्सटर्नल कन्फर्मेशन भेजने से मना कर देता है, रिव्यूज़ कर देता है कि भाई नहीं एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मत भेजो. फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट कहता है कि भाई वो डेटर के साथ ऑलरेडी हमारा 36 का आंकड़ा चल रहा है. भाई हम रिसेंटली उसके साथ एक लिटिगेशन में एंटर हुए हैं, हमारा केस चल रहा है. अब वापस तू उसको ये भेजेगा तो भाई भड़क उठेगा और हमको केस में चीज़ें डिफिकल्ट लगने लगेगी. या तो लेट अस से कि एक क्रेडिटर है जो पिछले 3 साल से पैसा लेना भूल गया है. अब भाई मैनेजमेंट बोल रहा है कि तू उसको भेजेगा तो उसे याद आ जाएगा पैसा लेना है. बोल रहा है भाई वैसे भी तंगी चल रही है, कोविड में वैसे भी 4-5 महीना हमने कुछ कमाया नहीं, अरे क्यों से याद दिला रहा है कि पैसा लेना है. तो मैनेजमेंट बोल रहा है भाई मत मांगना, अरे भाई उसके पास से कन्फर्मेशन मत मांगना. सो लॉट ऑफ केसेस मैनेजमेंट शायद मुझे मना करेगा कि एक्सटर्नल कन्फर्मेशन मत भेजो. तो जब भी मैनेजमेंट मुझे मना करेगा, मैं क्या करेगा भाई? मैं एक पाई खाएगा. अरे मैं क्या करेगा भाई? एक पाई खाएगा. तो मैं पी से क्या करेगा? I will perform alternative audit procedures designed to obtain relevant and reliable audit evidence. ठीक है, मैं क्या करेगा? I will perform alternative audit procedures. For example, जो अपना डेटर था, लेट अस से हम लोग ने उसको सेल किया था 25 मार्च 2020 को. ठीक है, लेट अस से तभी का भाई गायतोंडे को हमने बेचा था 40 लाख रुपीस. नाउ लेट अस से ऑन 5 अप्रैल गायतोंडे ने भाई क्या कर दिया? ये 40 लाख रुपीस पे कर दिया. फिर वापस लेट अस से ऑन 10 अप्रैल हमने उसको गुड्स बेचे हैं फॉर 50 लाख रुपीस. अब लिटिगेशन चल रहा है इस मामले के ऊपर. अरे लिटिगेशन चल रहा है इस मामले के ऊपर, दोनों जन इसके ऊपर नड़े हुए हैं. अब ये 40 लाख का तो भाई पेमेंट आ गया. तो भाई मैं क्या करूंगा? चेक कर लूंगा बैंक स्टेटमेंट कि भाई ये 40 लाख रुपीस आ गया क्या, क्योंकि आई एम कंसर्न विद बैलेंस ऑफ गायतोंडे एट 31 मार्च 2020. तो 31 मार्च 2020 को तो ये 40 लाख रुपीस दिख रहा है एंड दैट इज करेक्ट. उसके लिए मेरे पास सबूत क्या है? बैंक स्टेटमेंट के. देखो भाई 5 अप्रैल को उसके पास से 40 लाख रुपीस आ गया. तो इन शॉर्ट ये मेरा सेल सही होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा यहाँ पे. सो आई विल ट्राई टू परफॉर्म ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स डिजाइन टू ऑब्टेन द रिलेवेंट एंड द रिलायबल ऑडिट एविडेंस. ऑल्सो मैं भाई मैनेजमेंट को पूछूंगा, आई विल इंक्वायर एज टू द मैनेजमेंट रीजंस फॉर रिफ्यूजल.
ठीक है भाई, मैनेजमेंट टू क्यों मना कर रहा है, क्यों मुझे नहीं भेज रहा है, एंड ऑल्सो मैनेजमेंट मुझे जो भी रीज़न देगा ना, उस रीज़न के लिए भी मैं सबूत ढूंढूंगा कि वो रीज़न वैलिड है और रीजनेबल है क्या। मतलब अगर मैनेजमेंट कहता है कि भाई हमारा तो गायतोंडे के साथ केस चल रहा है, प्लीज़ गायतोंडे को भाई वापस मत भेज, तो मैं क्या करेगा, इन हाउस या एक्सटर्नल लीगल काउंसिल जो भी है उनसे भी कंफर्मेशन लूंगा कि क्या सच्ची में ऐसा केस चल रहा है, क्या केस सच्ची में इतना सेंसिटिव है कि अगर मैं उसे एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजूंगा तो वो भड़क उठेगा। तो भाई मैं जो भी आंसर, जो भी रीज़न मैनेजमेंट देगा उसके लिए भी मैं सबूत ढूंढूंगा कि क्या वो रीज़न वैलिड है और क्या वो रीज़न रीजनेबल है। साथ ही साथ I will evaluate, क्या I will evaluate the implication of the management's refusal on ROMMS। अब मैनेजमेंट मुझे एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजने नहीं दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कुछ तो भी गड़बड़ है दया। अरे भाई मुझे लग रहा है कुछ तो भी गड़बड़ है दया। तो मेरा जो ROMS का MMS का असेसमेंट था, अब मैं वो ROMMS के असेसमेंट को वापस एक बार रिवैल्यूएट कर रहा हूँ कि क्या मेरा ROMMS बड़ा, स्पेशली रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट ड्यू टू फ्रॉड, क्योंकि यहाँ पे मैनेजमेंट भेजने नहीं दे रहा है। हो सकता है कि अगर एक क्रेडिटर को भेजने नहीं दे रहा है तो पहले सालों में उसने एक फिक्टिशियस परचेज रिकॉर्ड किया रहेगा, इसलिए भाई वो क्रेडिटर को भेजने नहीं दे रहा है, क्योंकि ऐसा कोई क्रेडिटर है ही नहीं। अरे क्या भाई ऐसा कोई क्रेडिटर है ही नहीं, या तो है तो भाई उसके साथ मिलके इसने फ्रॉड किया था, इसलिए मैनेजमेंट मुझे भेजने नहीं दे रहा है। तो मुझे लग रहा है कुछ तो भी गड़बड़ है दया, और मुझे लग रहा है देयर इज अ रिस्क ऑफ फ्रॉड हियर। ठीक है, तो आई विल इवेल्युएट द इम्प्लीकेशंस ऑन माय ROMMS एज वेल। तो मैंने पाई से पहले परफॉर्म किया ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, मैंने इंक्वायरी भी किया, और जो भी उन्होंने रीजंस दिया उसका भी मैंने सबूत ढूंढा कि क्या वो वैलिड और रीजनेबल है, एंड मैंने इवेल्युएट किया द इम्प्लीकेशंस ऑफ द मैनेजमेंट्स रिफ्यूज। समझो ऑडिटर कहता है कि जो भी रीजन मैनेजमेंट ने दिए हैं वो अनरीजनेबल है, और वो खुद भी भाई कोई भी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पा रहा है बाय ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, तो वो चले जाएगा अपने दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस के पास। किसके पास भाई, TCWG के पास, उनके साथ कम्युनिकेट करेगा। एंड एट द सेम टाइम ऑडिटर शैल आल्सो डिटरमाइन the implications of the audit and the auditor's opinion in accordance with SA 705 के 705 के हिसाब से भाई उसे लगेगा तो वो अपना ओपिनियन भी क्या करेगा, मॉडिफाई करेगा। इंपॉर्टेंट आंसर एज पर SA 505 कि हम क्या करेंगे अगर मैनेजमेंट क्या करता है, भाई हमें मना करता है। अब जब भी हमें एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजना है तो उसे डिज़ाइन करते वक्त हमें क्या ध्यान में रखना है, तो भाई व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड व्हाइल डिजाइनिंग अ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट। तो हम बोलेंगे भाई अलार्म, अरे हम क्या रखेंगे भाई, अलार्म। तो सबसे पहले देखेंगे कौन से असर्शन के लिए है, whether it is for rights and obligation, whether this is for an existence, whether it is for occurrence, कौन से assertion के लिए हम ये भेज रहे हैं। ठीक है, based on that we will prepare what are external confirmation। फिर हम देखेंगे भाई हमारा लेआउट क्या होगा एंड प्रेजेंटेशन क्या होगा। ठीक है, उस हिसाब से हम डिज़ाइन करेंगे। We will also see what is the ability and willingness of the intended party to confirm। अगर मुझे लग रहा है सामने वाला बंदा इज नॉट गोइंग टू बी वेरी विलिंग, देन मैं उस हिसाब से एक्सटर्नल कन्फर्मेशन डिजाइन करूंगा कि सामने वाले को ज़्यादा कष्ट ना लेना पड़े। अरे इसलिए तो हम बड़े एनवलप के अंदर एक छोटा रिप्लाई पेड एनवलप भेज रहे थे कि भाई उसको सिर्फ क्या करना पड़े, साइन करके पोस्ट करना पड़े। सो ही डज नॉट हैव टू टेक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स। तो आई विल सी देयर विलिंगनेस एंड द एबिलिटी एज वेल। फिर आई विल ऑल्सो सी व्हाट इज द आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटीरियल मिसस्टेटमेंट। बिकॉज अगर मुझे ROMMS ज़्यादा लग रहा है तो भाई इसके ऊपर मैं और चौकन हो जाऊंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है हो सकता है कि मैनेजमेंट यहाँ पे कहीं पे इंटरवेन करके कहीं पे कुछ तो भी गड़बड़ कर सकती है, कुछ तो भी फ्रॉड हो सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी क्या कर सकता हूँ, मैं देख सकता हूँ कि क्या करना चाहिए। फिर M1 से हम देखेंगे भाई मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, क्या पेपर फॉर्म में हम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक में देंगे तो भाई वे ऑफ राइटिंग चीज़ अलग हो जाएगी। ठीक है, तो हमें देखना है मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। पर अदर मीडियम मतलब बताओ पब्लिक, क्या ओरल चलेगा, नहीं। और लास्टली M2 से मैनेजमेंट ऑथराइजेशन। अगर मैनेजमेंट ने ऑथराइजेशन दिया ना तो थर्ड पार्टी विल बी मोर विलिंग टू कन्फर्म। बट अगर मैनेजमेंट ने ऑथराइजेशन नहीं दिया है, हम सीधे चले गए थर्ड पार्टी के पास, तो थर्ड पार्टी बोलेगा भाई तू कौन, अरे थर्ड पार्टी में नॉट नो हु आर वी, तो इन दैट केस दे माइट नॉट बी वेरी विलिंग टू रिस्पॉन्ड। ठीक है, तो इसलिए इट विल बी मोर अप्रोप्रिएट अगर मैनेजमेंट हमें क्या देता है, ऑथराइजेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट क्रिएट व्हाट डाउट ओवर द रिलायबिलिटी ऑफ एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो किसके वजह से हमें शक होता है कि कुछ तो भी गड़बड़ है दया, तो हमें मुद्दत के वजह से शक होता है। भाई किसके वजह से, भाई मुद्दत के वजह से होता है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैनेजमेंट इंटरवेन करता है प्रोसीजर्स में, तो भाई मैनेजमेंट बीच में आता है तो हमें लगता है कुछ तो भी गड़बड़ है दया कि मैनेजमेंट क्यों इतना इंटरेस्टेड है, क्यों ये थर्ड पार्टी कन्फर्मेशन में मैनेजमेंट अपने पैर अड़ा रहा है। तो समवेयर आई विल हैव व्हाट अ डाउट ओवर व्हाट द एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। फिर अनऑथराइज कन्फर्मेशन, हमने सामने मांगा था कन्फर्मेशन, तो किसे देना था भाई, वहाँ के अकाउंट्स मैनेजर को देना था, पर अकाउंट्स मैनेजर ने नहीं दिया, उसके नीचे वाले किसी सबऑर्डिनेट ने हमको दे दिया, हु इज़ नॉट इवन ऑथराइज टू गिव द कन्फर्मेशन। तो हमें लगेगा कुछ तो भी गड़बड़ है दया, हो सकता है हमारे मैनेजमेंट ने वहाँ वाले किसी बंदे के साथ मिल के कोई फ्रॉड किया हुआ है, बोथ माइट हैव कल्यूडेड, देन इन दैट केस हमको थोड़ी रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। If there is a delayed response, क्या भाई, if there is what a delayed response from the third party, अरे अगर समझो कभी भी आंसर थोड़ा लेट आता है ना, तो हमें हमेशा एक शक तो होता ही है। अरे जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारे पास पीयूसी नहीं है, तुम्हारे पास इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी शाणे बन के तुम कहना जा रहे हो, चला रहे हो अपना बाइक गाड़ी जो भी है, और फिर वहाँ पे पांडू ने पकड़ा, और ऐसे ही नॉर्मल चेकिंग चल रही थी और वो उसने पकड़ा और उसने बोला लाइसेंस दो, और तुम लाइसेंस निकालने में थोड़ी देर लगा रहे हो, सोचो अरे कि सर क्या ही हुआ, छोड़ दो ना, सब कुछ तो सही है, मैंने कहाँ सिग्नल तोड़ा। उसको भाई उसकी बत्ती चल जाएगी कि भाई इसके पास कुछ ना कुछ तो नहीं है। व्हेन यू आर गिविंग अ डिलेड रिस्पॉन्स, सामने वाले को पता चलेगा कि भाई कुछ तो भी गड़बड़ है दया, अगर मेरे पास सब कुछ है तो मैं दे देता, ये लो मेरा लाइसेंस। तो समवेयर इफ देयर इज अ डिलेड रिस्पॉन्स फ्रॉम द थर्ड पार्टी, तो हमें लग रहा है कुछ तो भी गड़बड़ है दया कि क्यों वो मुझे टाइम पे रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द थर्ड पार्टी, समझो गाई तोंडे ने बोल तो दिया था आई डू नॉट अग्री विद द इन्फॉर्मेशन, बट लेकिन उसने अपना खुद का लेजर अकाउंट नहीं दिया कि कैसे वो अमाउंट आ रहा है। तो इफ देर इज एन इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन तो भी मुझे शक होगा। एंड लास्टली इफ देर इज अ डाउट ओवर द इंटीग्रिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द थर्ड पार्टी, अरे मुझे थर्ड पार्टी की ऑनेस्टी के ऊपर ही शक है। लेट अस से भाई थर्ड पार्टी विजय माल्या है, तो मुझे भरोसा ही नहीं है भाई विजय माल्या सही आंसर देगा कि नहीं देगा। तो ये हमारे लिए क्या है भाई, मुदित। क्या है भाई, मुदित। तो अगर मुदित है तो भाई हमें एक्सटर्नल कन्फर्मेशन के ऊपर भरोसा कंपैरेटिवली कम होगा। नाउ मूविंग अहेड टू द लास्ट लेग ऑफ SA 505, इवैल्यूएटिंग द एविडेंस ऑब्टेन। अब जो भी हमें एविडेंस मिला है उसको हम लोग 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। तो हमें जो भी सबूत मिला, ठीक है, जो भी हमें एविडेंस मिला, ठीक है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में क्या हो सकता है, एक जगह पे वो लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई अग्रीमेंट है, मतलब गाय तोंडे बोल रहा है कि भाई नहीं भाई सही है, मुझे 40 लाख रुपया देना है, तो ये अग्रीमेंट हो गया। फिर दूसरा क्या होता है, अग्रीमेंट के साथ साथ काफ़ी जगह पे क्या हो सकता है भाई, एक अनरिलायबल रिस्पॉन्स मिल सकता है। मेरे को क्या मिल सकता है, एक अनरिलायबल रिस्पॉन्स, मतलब मुझे उसके ऊपर भरोसा नहीं है। ठीक है, क्यों भरोसा नहीं है भाई, मुद्दत की वजह से भरोसा नहीं है। या तो क्या हो सकता है, एक नॉन रिस्पॉन्स भी हो सकता है। क्या हो सकता है भाई, एक नॉन रिस्पॉन्स भी हो सकता है। ठीक है, मतलब सामने वाले ने या तो रिस्पॉन्स नहीं दिया या तो आधा अधूरा रिस्पॉन्स दिया। और लास्टली हमारे लिए एक क्या हो सकता है भाई, एक्सेप्शन हो सकता है। क्या भाई हो सकता है भाई, एक्सेप्शन हो सकता है। तो इन दिस केस हम क्या कर सकते हैं, तो भाई अगर समझो अग्रीमेंट है, क्या है भाई, अगर अग्रीमेंट है तो हमें और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्या भाई सारी चीज़ें सही है, मुझे एक सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिल गया। बट अगर समझो मैं कहता हूँ कि भाई अनरिलायबल है, क्या है भाई, अनरिलायबल है, तो मैं ट्राई करूँगा इसे रिजॉल्व करने के लिए। क्या भाई, मैं ट्राई करूँगा इस पर्टिकुलर चीज़ को रिजॉल्व करने के लिए। अगर लेटस से कि भाई एक क्या है, नॉन रिस्पॉन्स है, क्या है, नॉन रिस्पॉन्स, तो मैं ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स लगाऊंगा। क्या लगाऊंगा, ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स। और लास्टली अगर मैं कहता हूं एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन के लिए मैं इसे क्या करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा। क्या करूंगा, इन्वेस्टिगेट करूंगा कि भाई ये एक्सेप्शन क्यों है, दोनों जन क्यों अलग अलग चीज़ें क्यों कह रहे हैं। तो जो भी मुझे सबूत मिला मैं इससे 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, क्या कर दूंगा, 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर दूंगा। तो पहले मैं लिखूंगा अ रिस्पॉन्स वेयर द अप्रोप्रिएट कन्फर्मिंग पार्टी इज इंडिकेटिंग द अग्रीमेंट, मतलब जहाँ पे हमें क्या मिल चुका है भाई, एक अग्रीमेंट, मतलब कन्फर्मिंग पार्टी हाँ बोलती है। या तो दूसरा क्या हो सकता है, एक क्या मिला हुआ है, अनरिलायबल रिस्पॉन्स। तीसरा क्या हो सकता है, एक नॉन रिस्पॉन्स हो सकता है। एंड आखिरी में क्या हो सकता है, एक क्या हो सकता है, एक्सेप्शन। अब इसी के लिए हम क्या करेंगे, क्या भाई, इसी के लिए हम इसके रिजल्ट्स का क्या करेंगे। अगर कहीं पे भी हमें डाउट लगे तो हम उस डाउट को क्या करना चाहेंगे, रिजॉल्व। देखो जो अग्रीमेंट है वहाँ पे तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर जहाँ पे डाउट्स है हम वहाँ पे क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। बट अगर ऑडिटर कहता है, इफ़ द ऑडिटर डिटरमाइंस
that a response to a confirmation request is not reliable, then auditor shall evaluate the implication on ROMMS. तो अगर समझो हमें लगता है कि भाई इसके ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, तो हम पूरा का पूरा ROMMS भी एक बार वापस डिटरमाइन करेंगे, और ROMMS चेंज होगा तो ऑब्वियसली नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स भी चेंज होगा ही होगा। वैसे ही अगर हमें कोई नॉन रिस्पॉन्स मिला है तो हम क्या लगाएंगे, हमारी ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, जस्ट सो दैट वी कैन ऑब्टेन रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। एंड लास्टली द ऑडिटर शैल डू व्हाट, इन्वेस्टिगेट एक्सेप्शंस टू डिटरमाइन वेदर और नॉट दे आर इंडिकेटिव ऑफ मिसस्टेटमेंट्स। ठीक है, तो भाई अगर हमें क्या मिले हैं, कोई एक्सेप्शंस मिले हैं, तो हम उसे क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेट करेंगे। सो विद दिस वी पुट एन एंड टू SA 501। बस एक आखिरी पॉइंट है जो हमें देखना होगा, तो ये आखिरी पॉइंट के ऊपर थोड़ा गौर फरमाया जाए। अगर समझो ऑडिटर ये कंक्लूड कर देता है कि उसे पॉजिटिव कंफर्मेशन का रिक्वेस्ट का भाई रिप्लाई चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उसके पास और कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स है ही नहीं, तो भाई उसके लिए पॉजिटिव कंफर्मेशन ही क्या है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और उसके पास और कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर है ही नहीं। और इन दैट केस अगर हमें ये कंफर्मेशन का रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, रिप्लाई नहीं मिलता है, तो ऑडिटर को क्या करना पड़ जाएगा, अपना ओपिनियन मॉडिफाई एज पर SA 705। तो अगर ऑडिटर कहता है कि भाई नहीं, ये पॉजिटिव कंफर्मेशन मुझे चाहिए क्योंकि ये मेरे लिए सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, मेरे पास और कोई ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर्स नहीं है, और अगर हमें रिप्लाई नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, इसे मॉडिफाई करेंगे एज पर SA 705। ठीक है, अब इसके ऊपर हम आगे बढ़े, इसके पहले देखते हैं कि इसके ऊपर प्रश्न क्या पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या कहता है, राइट अ शॉर्ट नोट एंड एक्सटर्नल कंफर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कहता है राइट सिचुएशंस वेयर द एक्सटर्नल कंफर्मेशन कैन बी यूज। तो यहाँ पे मीनिंग लिख दिया, यहाँ पे बिल्स पैट लिख दिया। ठीक है, इसलिए तो मैंने आपको बिल्स पैट का भी आंसर करवाया था। क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर जेड who is appointed as an auditor of Allied Company Limited wants to use confirmation request as audit evidence during the course of audit. What are the factors to be considered when designing the confirmation request? तो भाई हम लोग क्या यूज़ करेंगे, भाई यहाँ पे अलार्म, ठीक है भाई, अलार्म वाली चीज़ें यहाँ पे हम लिखेंगे। एंड ऑल्सो स्टेट द इफेक्ट ऑफ पॉजिटिव कन्फर्मेशन। तो भाई पॉजिटिव कन्फर्मेशन की इफेक्ट्स क्या होती है वो भी हम वहाँ पे पढ़ चुके हैं, जहाँ पे मैंने आपको पॉजिटिव कन्फर्मेशन करवाया। तो दिस आंसर वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन आवर नोट्स, यू कैन रेफर दैट। क्वेश्चन नंबर 4, मैनेजमेंट ऑफ S Limited request you not to seek confirmation from its debtor as the auditor of S Limited, what can be an appropriate response? दूसरा क्वेश्चन भी मोर और लेस सेम ही है। सो इन शॉर्ट अगर मैनेजमेंट मना करेगा तो हम क्या खाएंगे भाई, पाई खाएंगे। तो बस वो पाई वाला आंसर हमें यहाँ पे लिख के आना है। दिस इज ऑल्सो अ सिमिलर क्वेश्चन हियर। यहाँ पे द अकाउंटेंट ऑफ C Limited has requested you not to send confirmation to a particular group of trade receivables since the said balance are under dispute and the matter is pending in the court. As the statutory auditor, how would you deal? तो वापस हम क्या खाएंगे भाई, यहाँ पे पाई खाएंगे। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, अब ये एक आंसर यहाँ पे से हमें देखना पड़ेगा। मून लिमिटेड रिप्लेस इज स्टैट्यूटरी ऑडिटर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19. During the course of audit, the new auditor found a credit item of rupees 5 lakhs. मतलब एक creditor था. On inquiry, the company explained him that it is a very old credit balance. The creditor had neither approach nor for the payment nor he is traceable. Under the circumstances, no confirmation of the credit balance is available. तो भाई अब हमारे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है भाई, ये लोग बोल रहे भाई बहुत पुराना क्रेडिटर है, वो कभी पैसा मांगने भी नहीं आया, और अब हम देना भी चाहे तो वो ट्रेसेबल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमें लग रहा है कुछ तो भी गड़बड़ है। और अगर ऑडिटर कहता है कि भाई मुझे पॉजिटिव कंफर्मेशन का रिस्पांस चाहिए ही चाहिए, क्योंकि अब मेरे पास और कोई ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर भी नहीं है, और अगर उसके उसका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो वो क्या करेगा, अपने ओपिनियन को मॉडिफाई करेगा एज पर SA 705। ठीक है, तो भाई ये सेम चीज़ जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट पॉइंट जहाँ पे मैंने आपको बोला भाई थोड़ा गौर फरमाइए, बस ये वही है। तो ऑडिटर को शायद क्या करना पड़ेगा, अपना ओपिनियन मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो इन द प्रेजेंट केस the identities of trade payables are not traceable to confirm the credit balance as appearing in the financial statement. It is also not a case of pending litigation, because litigation होता तो मैं external legal counsel या in-house legal counsel को पूछ लेता। तो it might be a case that income of 5 lakhs had been hidden in the previous year. हो सकता है एक fictitious purchase बताया गया जो actually कभी था ही नहीं।
ठीक है। तो भाई यहाँ पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर को सब चेक करना पड़ेगा। एट द एंड अगर उसे लगता है सब कुछ सही नहीं है तो ही मे क्वालिफाई हिज ओपिनियन एज पर SA 705। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। As an auditor, how would you deal with the following? When the audit team visited the client to perform substantive audit of data, the client produced the ledger account of customers and confirmation of the top 10 customers. One of the data was more than 5-year-old but it had confirmed its balance. तो भाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमको क्लाइंट ने क्या दिया भाई, टॉप 10 डेटर्स की कंफर्मेशन भेज दिए, जहाँ पे से एक डेटा तो क्या था भाई 5 साल से भी पुराना था और जिसने क्या दिया है, हमारा कंफर्मेशन दिया है। ठीक है, तो भाई पहले एक्सटर्नल कंफर्मेशन क्या होता है वो सारी चीज़ें हम लिखेंगे, हमारे प्रोविजंस लिखेंगे, फिर बाद में लिखेंगे एज पर 505 द ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग those to whom a request will be sent out। यहाँ पे द मैनेजमेंट ने टॉप 10 दे दिए हम लोग को, तो द प्रिपरेशन एंड द सेंडिंग ऑफ कंफर्मेशन, ये सारी चीज़ों को हम कंट्रोल करेंगे। दिस इज बिकॉज देर आर सेवरल केसेस ऑफ क्लाइंट्स प्रेजेंटिंग व्हाट फॉर्ज्ड कंफर्मेशन टू द ऑडिटर व्हेन सच कंट्रोल वाज एब्सेंट। अगर हम ध्यान नहीं रखेंगे तो मैनेजमेंट हमें फॉर्ज कंफर्मेशन भाई वो साइन करके भेज देंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा। सो वी विल सिलेक्ट, वी विल सेंड, तो हम ये पूरे के पूरे प्रोसेस के ऊपर क्या करेंगे भाई, कंट्रोल करेंगे और मैनेजमेंट के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। इन द प्रेजेंट केस one of the debtors of more than 5 years had confirmed his balance. The auditor should inquire into the debtor whose dues are outstanding for 5 years or more about his financial abilities and why he has not paid, the reasons behind the same, कि क्या कारण है कि भाई ऐसा है कि भाई वो इंस्टॉलमेंट हो चुका है तो फिर भाई प्रोविजन फॉर बैड डेट कर दो। ठीक है भाई, उसने पैसा क्यों नहीं दिया है वो सारी चीज़ें चेक तो करो और देखो कि भाई ऐसा तो नहीं है कि ये एक हमें क्या दे दिया गया हो, एक फॉर्ज्ड कन्फर्मेशन भाई ऑडिटर ने खुद ही क्या कर दिया हो भाई, साइन कर दिया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट Star Limited, the auditor received some of the confirmation of the balances of trade payables outstanding the balance sheet through external confirmation by negative request. In the list of trade payables, there are a number of trade payables of small balances except one, that is rupee outstanding of 15 lakhs, of whom no confirmation on credit balance is received. Comment with respect to the standard on auditing. तो अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है भाई, यहाँ पे हम लोग ने क्या यूज़ किया है, एक्सटर्नल कन्फर्मेशन में नेगेटिव एक्सटर्नल कन्फर्मेशन। तो नेगेटिव कन्फर्मेशन हम सिर्फ और सिर्फ कब यूज़ करते हैं, जब क्या होना चाहिए भाई, साला। क्या भाई क्या होना चाहिए भाई, साला। पर यहाँ पे दैट वाज नॉट द केस। एक केस ऐसा था जहाँ पे क्या था, 15 लाख रुपीज़ से ज़्यादा था। तो इन द इंस्टेंट केस द ऑडिटर सेंड नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट requesting the trade payables having outstanding balances in the balance sheet while doing the audit of Star Limited. One of the outstanding was 15 lakh has not sent a confirmation of the credit balance, मतलब उसने हमें कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया है। तो नॉन रिस्पॉन्स फॉर नेगेटिव कन्फर्मेशन डज नॉट मीन दैट देर इज सम मिसस्टेटमेंट, एज द नेगेटिव कन्फर्मेशन रिक्वेस्ट इज टू रिस्पॉन्ड टू द ऑडिटर ओनली इफ द कन्फर्मिंग पार्टी डिसअग्रीज। मतलब सामने वाले का रिस्पॉन्स नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं कि कुछ तो भी गड़बड़ है दया। नेगेटिव कन्फर्मेशन के सामने वाला तभी रिस्पॉन्ड करेगा ओनली इफ ही डिसअग्रीज। इन द प्रेजेंट केस, considering the materiality of the account balance, the auditor may examine subsequent cash disbursement or correspondence from the third parties and other records such as goods received notes. तो हम यहाँ पे अपनी क्या लगा सकते हैं, एक ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर, और देख सकते हैं कि अमाउंट जो है वो हमारे पास आ गया है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 9, आखिरी सवाल। Messrs ABC and Company LLP are appointed as the auditors of Sharp Company Limited for the year 31st of March 19. As a part of the audit process, they want to use the confirmation procedures as the audit evidence during the course of audit. In view of the fact that positive confirmation are not responded favorably, the firm also intends to use the negative confirmation request. What are the factors to be considered? तो भाई हम कौन से फैक्टर्स यहाँ पे लिख के आएंगे भाई, साला, कि कौन से फैक्टर्स में, कौन से केसेस में हमें क्या यूज करना चाहिए, नेगेटिव confirmation. So with this, I put an end to our discussion of SA 505. तो भाई अगर कोई भी शक हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज़ कोई भी डाउट को अनसॉल्व ना जाने दीजिए। हमारे जो भी डाउट सॉल्व मैकेनिज्म है उसे इस्तेमाल कीजिए एंड मेक श्योर यू क्लियर योर डाउट्स। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर माय फ्रेंड, जहां पे हम शुरुआत करेंगे दूसरे स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के साथ।
शुरुआत करते हैं SA510 के साथ, दैट इज इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। किसके साथ भाई? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट के साथ। तो आई होप माय फ्रेंड्स आपके स्टैंडर्ड्स जो देखते जा रहे हो, साथ ही साथ उसे मेमोराइज भी करते जा रहे हो, रिवाइज भी करते जा रहे हो। तो भाई इस रिवीजन के साथ आई होप आप सिर्फ आग नहीं लगा रहे हो, आतंक मचा रहे हो, क्योंकि इसके बाद आपके पास कोई टाइम नहीं है। तो प्लीज एंश्योर इसमें आप पूरी की पूरी जान डाल दो। क्या? पूरी की पूरी जान डाल दो। तो आगे बढ़ते हैं SA510 के साथ कि क्या होता है ये इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट दो में से एक हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट? मतलब हम इस कंपनी में पहली बार अपॉइंट किए गए हैं ऑडिट करने के लिए, तो हमारे लिए इनिशियल है, पहली बार इस कंपनी में हम क्या कर रहे हैं ना, वे ऑडिट कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कह देंगे? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। तो दो केसेस में हो सकता है, या तो ऑडिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द प्रायर पीरियड वर नॉट ऑडिटेड, मतलब पहले वाले साल में कुछ ऑडिट ही नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? सी अ लॉट ऑफ फॉर एग्जांपल सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप फर्म है, क्या उन्हें हमेशा स्टैट्यूटरी ऑडिट करवाना होता है? नहीं। एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, अगर समझो वो लोग जो भी लिमिट है उससे ज्यादा अगर टर्नओवर होता है, ओनली देन इट इज एप्लीकेबल। तो हो सकता है इन द प्रीवियस ईयर द ऑडिट वाज नॉट एप्लीकेबल टू देम एंड नाउ ऑडिट इज एप्लीकेबल। तो ये मेरे लिए क्या हो गया? इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, क्योंकि मैं तो पहली बार यहाँ पे अपॉइंट हो रहा हूँ। या तो फिर the financial statement for the prior period were audited by a predecessor auditor. by whom? A predecessor auditor, मतलब मेरे से पहले वहां पे कोई और ऑडिटर था। क्या भाई? मेरे से पहले वहां पे कोई और ऑडिटर था, तो इसे हम क्या कह देंगे? एक प्रीडिसेसर ऑडिटर। फॉर एग्जाम्पल मेरे पहले वहां पे कौन ऑडिटर था भाई? बंटी भाई। अरे वहाँ पे कौन ऑडिटर था भाई? बंटी भाई। तो मैं बंटी भाई क्या था पहले? इसके पहले ऑडिटर था। तो भाई इसके साथ भूलना मत, आपका प्रोफेशनल एथिक्स, जो भी आपका प्रेडिसेसर ऑडिटर है उसके साथ हमें कम्युनिकेट करना होगा, उसके बाद ही हम ये अपॉइंटमेंट क्या कर सकते हैं? एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो प्लीज़ माय फ्रेंड्स भाई यहाँ पे प्रोफेशनल एथिक्स भी याद रखिएगा कि यू आर सपोज टू कम्युनिकेट विद द प्रेडिसेसर ऑडिटर। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है, या तो इट वर नॉट ऑडिटेड या तो फिर इट वर ऑडिटेड बाय अ प्रेडिसेसर ऑडिटर। तो इन दिस पर्टिकुलर ऐसे हमें करना क्या है? क्या भाई इन दिस पर्टिकुलर ऐसे हमें करना क्या है? तो इन दिस पर्टिकुलर ऐसे हमें ऑब्टेन क्या करना है? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस रिगार्डिंग द ओपनिंग बैलेंसेस। तो भाई हमें सबूत ढूंढने हैं ओपनिंग बैलेंस के लिए कि जो ओपनिंग बैलेंस है वो सही है कि नहीं, क्योंकि पहले वाले साल में या तो ऑडिट नहीं हुआ था या तो किसी प्रेडिसेसर ऑडिटर ने किया था। अगर ओपनिंग बैलेंसेस में मिसस्टेटमेंट रह गई तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू इम्पैक्ट व्हाट योर करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसलिए हमें सबूत चाहिए भाई, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस चाहिए कि ओपनिंग बैलेंसेस सही है कि नहीं है। तो भाई ये एक नैरो सा स्टैंडर्ड है। क्या है भाई? ये एक नैरो सा स्टैंडर्ड है, बिकॉज दिस इज टॉकिंग अबाउट ओनली एंड ओनली द ओपनिंग बैलेंसेस। एंड आई होप आपका FYJC का ज्ञान अब तक भाई ताज़ा है। हमने वहाँ पे क्या सीखा था भाई? ओपनिंग बैलेंस किस में हो सकता है? रियल अकाउंट्स एंड पर्सनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट में तो ऐसा कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट एज ऑन 31 मार्च को हम कहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं? P&L अकाउंट में। तो ओपनिंग बैलेंसेस हो सकते हैं रियल अकाउंट्स में या तो पर्सनल अकाउंट में। एंड हेंस आई कॉल दिस स्टैंडर्ड एज अ नैरो स्टैंडर्ड, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पर्सनल एंड रियल अकाउंट के ओपनिंग बैलेंसेस हमें यहाँ पे चेक करने हैं। तो भाई जब हम ये करेंगे तो हमें करना क्या है? क्या ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएंगे। तो जब भी आपको किसी ने पूछा, क्या भाई जब भी आपको किसी ने पूछा कि आप क्या करोगे, ठीक है, सबूत ढूंढने के लिए, आप बोलोगे पैम ऑल्सो। अरे मैंने बोला भाई पैम ऑल्सो, पैमेला एंडरसन नहीं बोला है, मैंने क्या बोला? हम क्या करेंगे? पैम ऑल्सो। आई एम नॉट श्योर भाई आप में से कितने लोग इसको पहचानते हैं, पर भाई हमारे 90s की तो भाई ये जान थी। तो हम क्या कहने वाले हैं यहाँ पे? पैम ऑल्सो। तो हमें क्या करना है? सबसे पहले P से, whether the closing balance of the preceding period have been correctly brought forward। तो हमें भाई सबूत ढूंढने हैं कि भाई जो क्लोजिंग बैलेंस था प्रीवियस ईयर का, क्या उसको सही तरह से ब्रॉट डाउन किया गया है? बिकॉज अगर उसी में गलती है तो भाई कुछ तो भी गड़बड़ है दया। अरे मतलब इन शॉर्ट इस साल में कुछ तो भी गड़बड़ है। तो हमें देखना है क्या प्रीसीडिंग पीरियड्स के क्लोजिंग बैलेंसेस क्या करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किए गए हैं। तो हम सबसे पहले वो देखेंगे। फिर उसके बाद ए से हमें देखना है कि प्रीवियस ईयर की जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, क्या वो अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई की गई है। अरे अगर पब्लिक तुम लोग को याद हो आपका AS1
तो हम क्या कहते थे कि अकाउंटिंग पॉलिसी शुड बी कंसिस्टेंटली अप्लाइड थ्रू आउट द पीरियड्स। व्हाई सो? क्योंकि भाई अकाउंटिंग पॉलिसीज जब कंसिस्टेंटली अप्लाई करते हैं तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन। अरे हम 2-3 साल का क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन इफ द अकाउंटिंग पॉलिसीज इज कंसिस्टेंटली अप्लाइड। अगर वहाँ पे कंसिस्टेंसी नहीं है तो कंपैरिजन में भाई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए हमें उसे क्या करना है, कंसिस्टेंटली अप्लाई करना है। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज ही नहीं कर सकते। इफ़ वी हैव वैलिड रीजंस फॉर सो डेफिनेटली वी कैन चेंज, बट लेकिन इफ़ वी चेंज देन इन दैट केस हमें देखना है क्या उसे सही तरह से अकाउंट किया गया है और क्या उसे सही तरह से डिस्क्लोज किया गया है। अरे मतलब अगर मैं SLM से किसके ऊपर आ जाता हूँ भाई, WDV के ऊपर, तो भाई जो भी चेंज इन डिप्रिसिएशन है उसकी इफेक्ट हम वही साल दे देते हैं, एंड एट द सेम टाइम नोट्स टू अकाउंट्स में डिस्क्लोज भी करते हैं कि हमने अकाउंटिंग पॉलिसी क्या की है भाई, चेंज की है। तो हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पहले तो देखो क्या अकाउंटिंग पॉलिसी कंसिस्टेंटली अप्लाई की है, नहीं की है तो देखो अगर चेंज हुआ है तो क्या उसे सही तरह से अकाउंट किया गया है, क्या सही तरह से डिस्क्लोज किया गया। नेक्स्ट M से, opening balances do not contain any misstatement that materially affect the current period financial statement, because my friends हमको लेना देना तो इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, हम ऑडिटर तो इस साल के हैं, तो हमें देखना है कि अगर ओपनिंग बैलेंसेस में कोई मिसस्टेटमेंट है तो आर दे मटीरियली अफेक्टिंग द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो हमें M से क्या देखना है, वेदर द ओपनिंग बैलेंसेस डू नॉट कंटेन एनी मिसस्टेटमेंट दैट मटीरियली अफेक्ट्स व्हाट द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अगर होगा तो क्या करेंगे हम वो देखेंगे, बट दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू। तो पहले P से हम देखने के भाई प्रीसीडिंग पीरियड के जो भी बैलेंसेस थे क्या करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड किए गए, फिर क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज कंसिस्टेंटली अप्लाई की है, अगर चेंज हुआ है तो क्या अकाउंट सही से हुआ है, डिस्क्लोज सही से हुआ है, और दूसरा ओपनिंग बैलेंसेस में कोई भी मिसस्टेटमेंट है तो आर दे मटीरियली अफेक्टिंग द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम पैम, क्या भाई अपार्ट फ्रॉम पैम ऑल्सो परफॉर्म वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अब ये वाले पॉइंट्स शायद आपको मॉड्यूल में ना दिखे, बट लेकिन ICAI जब अपना सजेस्टेड आंसर देता है तो ये पॉइंट्स वहाँ पे होते हैं, तो वहीं से उठाए हुए मैंने ये पॉइंट्स, तो प्लीज़ इसे भी गौर से देखिएगा। तो भाई इन केस अगर पैम करेंगे तो पैम को छोड़ के हम और क्या कर सकते हैं, तो ईदर वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग। अब दो केसेस हो सकते हैं, या तो प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर नॉट ऑडिटेड, या तो इट वर ऑडिटेड बाय अ प्रेडिसेसर ऑडिटर। तो इफ इट वाज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर मतलब प्रीडिसेसर ऑडिटर, मतलब बंटी भाई ऑलरेडी ऑडिट करके गए, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। अगर मुझे चेक करना है ओपनिंग बैलेंसेस सही है कि नहीं है, तो मैं क्या करूंगा भाई, बंटी भाई का जो प्रीवियस ईयर का ऑडिट रिपोर्ट होगा ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे निकालूंगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालूंगा और देखूंगा क्या उसके क्लोजिंग बैलेंसेस हैव बीन करेक्टली ब्रॉट फॉरवर्ड एज द ओपनिंग बैलेंसेस। तो भाई मेरे लिए काम आसान हो जाएगा। तो ऑडिटर में ऑब्टेन साई regarding the opening balances by perusing the copies of audited financial statement including relevant documents relating to the prior period। मेरा काम बहुत आसान हो गया। अच्छा, पर यहाँ पे मेरा एक प्रश्न है, भाई बंटी भाई ने ऑडिट किया था पिछले साल का, अब मेरे को बताओ क्या मैं बंटी भाई के ऑडिट के ऊपर भरोसा कर सकता हूँ, क्या मैं ये भरोसा कर सकता हूँ कि जो क्लोजिंग बैलेंसेस दिए हुए हैं उस ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सही है, कि मेरे को उसके ऊपर भी अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स लगानी पड़ेगी, क्या मेरे को प्रीवियस ईयर के फिगर्स भी वापस एक बार सब चेक करने पड़ेंगे, बिकॉज मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर 18-19 आता है तो साथ ही साथ 19-20 भी आता है, ठीक है, तो 18-19 के फिगर्स भी तो क्या है यहाँ पे इंक्लूडेड है। तो भले ऑडिट किसने किया था, बंटी भाई ने, क्या मैं उसके ऊपर भरोसा कर सकता हूँ कि मुझे 18-19 के भी सारे फिगर्स को वापस इन डिटेल चेक करना पड़ेगा? अरे पब्लिक नहीं करेंगे क्या भाई, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे 18-19 के फिगर्स इन डिटेल चेक? क्योंकि भाई हमको फीस मिल रही है 19-20 की, एक साल की फीस में क्या 2 साल की काम करेंगे क्या? नहीं। तो ऑर्डिनरीली क्या भाई, ऑर्डिनरीली करंट ऑडिटर कैन प्लेस रिलायंस ऑन द क्लोजिंग बैलेंसेस कंटेन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द प्रीसीडिंग पीरियड, तो मैं यूजुअली भरोसा कर सकता हूँ। बट लेकिन अगर ये साल के लिए मैं ऑडिट प्रोसीजर्स जब लगा रहा था तो मुझे एक इंडिकेशन मिला, मुझे एक पॉसिबिलिटी मिली कि ओपनिंग बैलेंसेस में बी मिसस्टेटेड। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, मुझे पता चला कि भाई मुझे कुक्कू से, क्या भाई मुझे भाई कुक्कू से 40 लाख रुपीस लेने हैं, ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस उसका दिख रहा था 40 लाख ये साल, पर जबकि कुक्कू से आया सिर्फ कितना 36 लाख, और जब हमने कुक्कू को एक्सटर्नल कंफर्मेशन भेजा तो कुक्कू ने भी क्या बोला कि नहीं, आई एम सपोज टू पे 36 लाख रुपीस एंड नॉट 40 लाख रुपीस, मतलब प्रीवियस ईयर में 10% डिस्काउंट दिया गया था जिससे रिकॉर्ड किया गया नहीं है।
तो मैं ये साल की ऑडिट प्रोसीजर्स लगाते लगाते मुझे पता चला कि ओपनिंग बैलेंस में कहीं ना कहीं पे मिसस्टेटमेंट है। तो अगर ऐसा लगा तो देन इन दैट केस मैं क्या करूंगा, अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स प्रीवियस ईयर के ऊपर भी एक्सटेंड करूंगा, जस्ट सो दैट आई एम श्योर दैट ओपनिंग बैलेंसेस आर करेक्ट। बट अगर ऐसी कोई भी मुझे पॉसिबिलिटी नहीं दिखती, ऐसा कोई भी मुझे इंडिकेशन नहीं दिखता है, तो देन इन दैट केस ऑर्डिनरीली आई विल प्लेस रिलायंस ऑन द क्लोजिंग बैलेंसेस दैट आर कंटेन्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो ये कौन सा केस था, अगर इफ इट वाज ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। बट व्हाट इफ इट वाज नॉट ऑडिटेड? क्या भाई व्हाट इफ इट वाज नॉट ऑडिटेड, मतलब इट इज द ऑडिट इज बीइंग कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम, द प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर नॉट ऑडिटेड। तो भाई हम क्या करेंगे? क्या कुछ भी नहीं करेंगे? अरे भाई साई तो चाहिए, अरे भाई सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो चाहिए, उसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे भाई। अरे क्या उसके बिना तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे? तो हमें साई तो चाहिए ही चाहिए, हमें सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस तो चाहिए ही चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे? तो सिंस द ओपनिंग बैलेंसेस रिप्रेजेंट इफेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड, ठीक है, किसकी इफेक्ट्स बताता है भाई? ट्रांजैक्शन की एंड इवेंट्स जो प्रीसीडिंग पीरियड में हुए, एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड इन द प्रीसीडिंग पीरियड, द ऑडिटर नीड टू ऑब्टेन एविडेंस हैविंग रिगार्ड टू द नेचर, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मटीरियलिटी। क्या हैविंग रिगार्ड टू द नाम, नेचर ऑफ ओपनिंग बैलेंस, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड मटीरियलिटी ऑफ द ओपनिंग बैलेंस। अर्थात हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि भाई हमें साई तो चाहिए, अरे भाई हमें साई तो चाहिए, इसके बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट लेकिन काफ़ी सारी ऑडिट प्रोसीजर्स ऐसी होगी जो हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। कौन सी ऑडिट प्रोसीजर्स हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे? क्या हम पहले वाले साल का फिजिकल काउंटिंग कर पाएंगे इन्वेंट्री का? क्या हम वहाँ पे ऑब्जर्वेशन के लिए खड़े रह पाएंगे? नहीं। सो लॉट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स में नॉट बी पॉसिबल। So since it is not possible for the auditor to perform what certain procedures, for example physical verification of inventory, the auditor may what observe, the auditor may obtain what confirmation। तो हम क्या कर सकते हैं भाई? ऑडिटर के पास से, मैनेजमेंट के पास से क्या ले सकते हैं? कंफर्मेशन एज पर SA 580। अच्छा, साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं? हम अपने फिक्स्ड एसेट्स के बारे में अगर फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं? फिक्स्ड एसेट का कोई रजिस्टर चेक कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? फिक्स्ड एसेट का रजिस्टर चेक कर सकते हैं। ये साल खुद जाके मैं क्या कर सकता हूँ? उसका फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या अच्छा लास्ट ईयर बताए थे कि दिस वर द एसेट दैट वर परचेज, तो ये साल जाके मैं फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता हूँ कि इज दिस फिक्स्ड एसेट एक्चुअली इनटू एग्जिस्टेंस। तो भाई काफ़ी सारी प्रोसीजर्स नहीं लगा सकता, तो मुझे अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, बट स्टिल आई विल ऑब्टेन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ ओपनिंग बैलेंस फॉर श्योर। ठीक है, तो ये क्या था? इफ इट वाज ऑडिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हमने क्या बात की भाई? हम क्या करेंगे? पैम ऑल्सो। तो भाई पैम तो हम लोग ने कर लिया, फिर उसके बाद हमने क्या बोला? यादा इट वाज ऑडिटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, या तो इट वाज ऑडिटेड बाय अ प्रेडिसेसर ऑडिटर। ये सब करने के बाद अगर समझो ऑडिटर, इफ द ऑडिटर obtains evidence that the opening balance contain misstatement that could materially affect the current period financial statement, in short ऑडिटर को क्या मिल जाता है कि साई कि भाई ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट है, जिसके वजह से शायद करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है। तो ऑडिटर सबसे पहले एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स लगाएगा, just so that he could evaluate, he could determine the effect on the current period financial statement। तो भाई ऑडिटर क्या करेगा? एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा, जस्ट सो दैट ही कुड इवैल्यूएट द इफेक्ट ऑन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो पहले उसे क्या मिला भाई? साई मिला कि भाई ओपनिंग बैलेंस में मिसस्टेटमेंट हो सकती है। अगर उसे लगा हो सकती है जिसकी वजह से करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अफेक्ट हो सकते हैं, तो वो क्या लगाएगा? अपनी एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स, जस्ट सो दैट ही कैन डिटरमाइन कि इस साल क्या इंपैक्ट आएगा, इस साल के करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। अगर एट द एंड ऑडिटर कंक्लूड कर देता है कि येस, बिकॉज ऑफ द मिसस्टेटमेंट इन द ओपनिंग बैलेंस, that misstatement exists in the current period financial statement as well, कि भाई इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी क्या है भाई अफेक्टेड है, देन इन दैट केस ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा किसके साथ? मैनेजमेंट के साथ एंड TCWG के साथ। तो इन दैट केस ही विल गो एंड कम्युनिकेट विद द मैनेजमेंट एंड दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है,
अब हम देखते हैं कि हमें रिपोर्टिंग के लिए क्या करना है। तो रिपोर्टिंग इज गोइंग टू बी क्वाइट सिमिलर एज व्हाट वी हैव डन इन SA705। तो दो चीज़ें हैं भाई, या तो सबूत है या तो सबूत नहीं है। अगर सबूत नहीं है, इफ इज अनएबल टू ऑब्टेन साई, तो देखेगा भाई मटीरियल एंड परवेसिव है या तो मटीरियल एंड परवेसिव नहीं है। तो अगर क्या है भाई, मटीरियल है बट परवेसिव नहीं है, तो कौन सा ओपिनियन दे देगा, क्वालिफाइड। अच्छा, मटीरियल भी है एंड परवेसिव भी है, तो कौन सा ओपिनियन दे देगा भाई, डिस्क्लेमर। और अगर समझो मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, मतलब इन शॉर्ट उसके पास क्या है भाई, सबूत है, ही इज एबल टू ऑब्टेन साइन, तो वापस अगर मटीरियल है बट नॉट परवेसिव तो क्वालिफाइड, एंड मटीरियल एंड परवेसिव है तो एडवर्स। ठीक है, इसके बारे में इन डिटेल में चर्चा करेंगे SA705 में। बट ये हमारा क्या है, रिपोर्टिंग, या तो हमारे पास सबूत है या तो हमारे पास सबूत नहीं है। पर अब यहाँ पे हमें इस केस में थोड़ी चीज़ें देखनी पड़ेगी। ठीक है, कि अब अगर हमारे पास सबूत है तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं केस 1। इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट, क्या भाई, इफ द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द ओपनिंग बैलेंस कंटेन्स अ मिसस्टेटमेंट that materially affects the current period financial statement and the effect of misstatement is not properly accounted for or not properly presented or disclosed। मतलब हमारे पास सबूत है भाई कि भाई एक मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है जिसे नहीं अच्छी तरह से अकाउंट किया गया है, ना ही तो उसे अच्छी तरह से डिस्क्लोज किया गया है। तो भाई हम क्या कह रहे हैं कि भाई हमारे पास सबूत है, तो दो चीज़ें हो जाएगी, या तो ये मटीरियल बट नॉट परवेसिव है तो हम कौन सा ओपिनियन देंगे, क्वालिफाइड, या तो हम क्या बोलेंगे, इट इज़ मटीरियल एंड परवेसिव, तो हम कौन सा ओपिनियन दे देंगे, एडवर्स एज पर SA705। ठीक है, दूसरा क्या केस हो सकता है, अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है कि जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी है वो कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं की गई है। ठीक है, तो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो भी अकाउंटिंग पॉलिसीज है उसे कंसिस्टेंटली अप्लाई नहीं किया, या तो फिर ठीक है अगर चेंज हुआ तो भी चलेगा, बट अगर चेंज होता है तो उसे सही तरह से अकाउंट करना है एंड उसे सही तरह से प्रेजेंट करना है। तो अगर चेंज हुआ है तो इट हैज़ नॉट बीन प्रॉपरली अकाउंटेड और इट हैज़ नॉट बीन एडिक्वेटली डिस्क्लोज्ड। तो इन दिस केस ऑल्सो हमारे पास सबूत है भाई, अरे हमारे पास सबूत है, तो या तो इट मे बी मटीरियल बट नॉट परवेसिव, तो हम क्या दे देंगे, क्वालिफाइड ओपिनियन, बट या इट मे बी मटीरियल एंड परवेसिव, तो हम क्या दे देंगे, एडवर्स ओपिनियन एज पर SA705। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट केस, if the predecessor opinion से क्या, if the predecessor's auditor's opinion regarding the prior period financial statement included a modification। मतलब इसके पहले जो भी ऑडिटर था, क्या मेरे से पहले जो भी ऑडिटर था उसने क्या दिया हुआ था, एक मॉडिफाइड ओपिनियन, और जो भी मैटर थे जिसके वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन उसने दिया था वो मैटर अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं। क्या भाई, वो मैटर अभी भी रिजॉल्व नहीं हुए हैं, तो ऑडिटर को ये साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी क्या करना पड़ेगा, मॉडिफाई। देखो भाई, मिस स्टेटमेंट तो भाई पहले वाले साल में थी, ये वाले साल में नहीं थी, पर लेकिन वो जो भी मैटर था जिसके वजह से मॉडिफाइड ओपिनियन दिया था वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है। सो इन शॉर्ट ये साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी अफेक्ट हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ये साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे भी अपना ओपिनियन मॉडिफाई करेंगे एज पर 705, बट साथ ही साथ हमें यूज करना पड़ेगा SA710। 710 SA510 का बड़ा भाई है, क्या भाई, SA710 510 का बड़ा भाई है, बिकॉज 510 इज अ नैरो स्टैंडर्ड, सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंसेस के ऊपर बात करता है, बट लेकिन SA710 करस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर बात करता है। पर चर्चा करेंगे डिटेल में उसके ऊपर जब हम पहुंचेंगे SA710 में, ये सेम केस हम वहां पे भी कवर करेंगे। बट इन शॉर्ट अगर पहले वाले ऑडिटर ने क्या दिया है, एक मॉडिफाइड ओपिनियन, और अगर वो अभी भी रिजॉल्व नहीं हुआ है तो इन दैट केस हम क्या कर देंगे, ये साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर अपना रिपोर्ट मॉडिफाई, बट ईयर वी विल मॉडिफाई एज पर 705 एंड ऑल्सो वी विल यूज 710, जिसे हम देखेंगे 710 में। So with this, I put an end to our discussion of SA510, पर लेकिन क्या हमारा कोई भी ऐसे समाप्त होता है जब तक हम इसके कुछ क्या नहीं देखते, पास्ट क्वेश्चंस। तो देखते हैं इसके ऊपर सवाल किस तरीके से आए हैं। You have been appointed as auditors of Good Health Limited for 2014-15, which was audited by CA Trustworthy and 13-14। ठीक है, तो भाई प्रीवियस ईयर किसी और ऑडिटर ने किया हुआ है। As the auditor of the company state the steps you would take to ensure that closing balances of 13-14 have been brought to the account of 14-15
as opening balances and the opening balances do not contain misstatement. So in short यहाँ पे मैं आंसर क्या लिख के आऊँगा भाई, यहाँ पे मैं आंसर लिख के आ जाऊँगा अपना पैम ऑल्सो। क्या बोलूँगा भाई मैं, पैम ऑल्सो। तो पूरा का पूरा पैम लिख के आऊँगा। साथ ही साथ अगर प्रीवियस ऑडिटर ने ऑडिट किया है तो मेरी ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होगी, मतलब मैं उसका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखूंगा, ऑर्डिनरी उसके ऊपर रिलायंस प्लेस करूंगा, तो वो वाला पूरा आंसर हमें यहाँ पे लिख के आना है। तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है, पैम ऑल्सो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इफ आफ्टर परफॉर्मिंग द प्रोसीजर you are not satisfied about the correctness of the opening balance, what approach would you adopt in drafting your report? तो ड्राफ्टिंग योर रिपोर्ट पूछा है, तो ये किसके बारे में पूछा गया है, वो लोग ने हमारी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी जो क्वेश्चन 3 में हम देख चुके हैं 3 अलग अलग केस में। तो 705 के हिसाब से हम क्या करेंगे भाई, या तो साई है या तो नहीं है, और अगर साई है तो हमारे पास 3 केस थे, तो बस यहाँ पे हमें क्या लिख के आनी है, हमारी रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, CA Ashutosh have been appointed as auditor of Awesome Health Limited for the financial year 14-15, which was audited by CA Amaravati in 13-14. As the auditor of Awesome Health Limited, state the steps that CA Ashutosh would take to ensure that the closing balances for the financial year 13-14 have been brought to account in 14-15. As the opening balance and the opening balance do not contain any misstatement. So in short यहाँ पे भी हमें क्या लिख के आना है भाई, अपना सेम आंसर, दैट इज पैम ऑल्सो। ठीक है, तो अब अगर आप देखोगे तो रिपीटेडली किसके बारे में पूछा गया है, पैम ऑल्सो के बारे में। इसको छोड़ के भी आपकी नोट्स में मैंने थोड़े और क्वेश्चन डाले हैं विच आर रिपीटेटिव क्वेश्चन, बट आई विल इंसिस्ट एक बार वो क्वेश्चंस भी आप देख लीजिए। सो विद दिस आई विल पुट एन एंड टू आवर डिस्कशन ऑफ SA 510। तो अगर कोई भी शक है, कोई भी डाउट है, तो माय फ्रेंड्स, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, मेक द बेस्ट यूज ऑफ आवर डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म, एंड जो भी डाउट है आके पूछिए। एक छोटी सी बुक बना लीजिए जिसमें आप जो भी डाउट आता है उसे लिखित में रखिए। ठीक है, काफ़ी बार ऐसा हो जाता है कि हम डाउट ही भूल जाते हैं, हम तो भूल जाते हैं पर ICAI इसे नहीं भूलता। ICAI ये डाउट को लेके आता है हमारे एग्जाम में, और फिर हमें रिग्रेट होता है कि हमने इसे पूछ लिया होता। तो प्लीज़ 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 कोई भी डाउट रहने ना दीजिए। तो अगर कोई भी शक है तो आके उसे क्लियर कीजिए। शुरुआत करते हैं SA 530। हम आगे बढ़े उसके पहले इसके ऊपर एक स्टार मार्क कर दिया जाए, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि सर ये काफ़ी सारे स्टैंडर्ड सिर्फ और सिर्फ इंटर लेवल पे पूछे जाते हैं, बट विच इज़ नॉट द केस माय फ्रेंड्स। ये सारे स्टैंडर्ड्स फाइनल लेवल पे भी आते हैं, एंड आई विल शो यू देयर आर n नंबर ऑफ क्वेश्चंस विच आर आस्क्ड, विच आर बेस्ड इन द फाइनल लेवल फ्रॉम SA 530। तो हम शुरुआत करते हैं भाई SA 530 के साथ। क्या होता है ऑडिट सैम्पलिंग? तो ऑडिट सैम्पलिंग मीन्स application of audit procedures to less than 100% of the items within a population of audit relevance such that all sampling units have a chance of selection। अर्थात हम क्या कह रहे हैं कि समझो क्लास में 100 बच्चे बैठे हुए, ठीक है, हमें रैंडमली क्या करना है, हमें 10 लोगों के हमें क्या करना है, 10 लोगों के पेपर्स चेक करने हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि कैसे पेपर्स चेक किए जाए। तो मैं पूरे के पूरे 100 लोगों के पेपर्स चेक नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ 10 लोगों के पेपर चेक कर रहा हूँ, एंड बेस्ड ऑन दैट हम लोग इवैल्यूएट कर रहे हैं कि क्लास का परफॉर्मेंस क्या है। बस इसी को हम क्या कह देंगे, इन अ वे सैम्पलिंग। बेस्ड ऑन दैट 10 पेपर्स आई विल इवैल्यूएट कि पूरे बैच का परफॉर्मेंस यहाँ पे क्या है। तो भाई ऑडिट सैम्पलिंग क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन। लेट अस से कि भाई टोटल डेटर्स 20 करोड़ है। अब मैं सारे के सारे 20 करोड़ को एक्सटर्नल कंफर्मेशन नहीं भेजता हूँ, उसमें से एक सैंपल सेलेक्ट करता हूँ, उसके उनको मैं क्या भेज देता हूँ, हमारा एक्सटर्नल कंफर्मेशन। तो बस इसी को हम क्या कहते हैं, ऑडिट सैम्पलिंग। क्या इसी को हम क्या कहते हैं, ऑडिट सैम्पलिंग। आगे बढ़ते हैं विद आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशियल डिस्कशन, जिसके ऊपर सवाल आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। व्हाट इज अ सैम्पलिंग रिस्क? क्या भाई व्हाट इज अ सैम्पलिंग रिस्क? अ रिस्क that the auditor's conclusion based on the sample may be different from the conclusion if the entire population were subject to the same procedure। अच्छा, मैंने सिर्फ 10 स्टूडेंट के पेपर असेस किए और बेस्ड ऑन दैट फॉर एग्जांपल मैं ये कंक्लूड कर देता हूँ कि बैच का परफॉर्मेंस इज सुपर्ब, फैबुलस, बट लेकिन दैट इज नॉट द केस। सिर्फ वही 10 स्टूडेंट है जिनके पेपर बहुत अच्छे गए थे एंड बाकी के नहीं गए थे।
ठीक है। तो मैंने बेस्ड ऑन देन दैट स्टूडेंट्स मैंने ऐसा कंक्लूड कर दिया कि भाई पूरे के पूरे बैच का परफॉर्मेंस इज फैबुलस, व्हिच वाज नॉट द सिनेरियो। तो बस इसी को हम क्या कहते हैं भाई, सैम्पलिंग रिस्क। हमने 20 करोड़ में से लेटेस्ट से 5 करोड़ डेटर्स को क्या भेजे, एक्सटर्नल कंफर्मेशन। वो 5 करोड़ डेटा कंफर्म कर देते हैं, तो भाई हमें लगता है कि सारे के सारे डेटा सही है, बट जबकि बाकी के 15 करोड़ के डेटर्स में देयर वाज अ मिसस्टेटमेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग रिस्क। क्या इसी को हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग रिस्क। तो इसमें दो तरीके के एरनियस कंक्लूजन्स हो सकते हैं, ठीक है। क्या हो सकते हैं भाई, दो तरीके के एरनियस कंक्लूजन हो सकते हैं, जिसमें पहले वाले को हम कहते हैं टाइप 1 रिस्क। क्या भाई, पहले वाले को हम क्या कहते हैं, टाइप 1 रिस्क, और दूसरे वाले को हम कहते हैं टाइप 2 रिस्क, ठीक है। दूसरे वाले को हम क्या कहते हैं, टाइप 2 रिस्क। तो पहले वाले में हम कहते हैं इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। फॉर एग्जाम्पल देयर वर 10 इंटरनल कंट्रोल्स, 10 में से लेट अस से कि हमने 3 इंटरनल कंट्रोल्स चेक किया। तो 3 इंटरनल कंट्रोल टेस्ट करके मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि दैट कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, क्या दैट द कंट्रोल्स आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, विच इज नॉट द केस। वो 3 कंट्रोल सही तरह से चल रहे हैं, पर बाकी के कंट्रोल्स वर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, दे वर नॉट डिजाइन वेल, दे वर नॉट इम्प्लीमेंटेड वेल, इनफैक्ट दे वर नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो मैंने 3 कंट्रोल्स को टेस्ट करके कंक्लूड कर दिया दैट कंट्रोल्स आर इफेक्टिव, बट एक्चुअली दे आर नॉट। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स, क्या इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स जब मैं वाउचिंग कर रहा था, तो मैंने ये कंक्लूड कर दिया दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज। समझो भाई, मैंने 2 लाख वाउचर्स थे, ठीक है, बिग बाजार के। कितने वाउचर्स थे बिग बाजार के, 2 लाख वाउचर्स एक दिन के। उसमें से लेटस से हमने 40,000 वाउचर्स चेक किए। बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ दिस 40,000 वाउचर्स मैंने कंक्लूड कर दिया कि मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, बट जबकि बाकी के 1,60,000 वाउचर्स में मिसस्टेटमेंट थी। तो ये क्या हो गया भाई, मेरा एक एरनियस कंक्लूजन। तो इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज। ऑडिटर इज प्राइमरली, क्या ऑडिटर इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद दिस टाइप ऑफ एरर बिकॉज इट अफेक्ट्स व्हाट, ऑडिट इफेक्टिवनेस। इससे किसके ऊपर इंपैक्ट आती है, हमारी ऑडिट इफेक्टिवनेस के ऊपर आती है, एंड इट इज मोर लाइकली टू लीड टू व्हाट, एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। क्या इट इज गोइंग टू लीड टू व्हाट, एन इनअप्रोप्रिएट ऑडिट ओपिनियन। शायद मेरा ओपिनियन ही गलत चला जाएगा, बिकॉज मैंने जब कंट्रोल्स टेस्ट किए मैं कह रहा हूँ कंट्रोल्स आर मोर इफेक्टिव, बट जबकि दैट इज नॉट द केस। जब मैंने टेस्ट ऑफ डिटेल्स किया तो मैं कह रहा हूँ दैट मटेरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज, मतलब दैट इज नॉट द केस। तो मैं कह के आ जाऊंगा एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर, बट दैट इज नॉट द केस। तो ऑडिटर इज प्राइमरीली कंसर्न्ड विद दिस टाइप ऑफ एरर, क्योंकि उसके ओपिनियन के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है, उसका ओपिनियन ही गलत चला जाएगा। अच्छा, वाइस वर्सा भी तो हो सकता है। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स दैट कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव देन दे एक्चुअली आर। मैंने 10 में से क्या किया भाई, पहले सिर्फ 2 कंट्रोल्स टेस्ट किए, उसमें से एक कंट्रोल वाज नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली। तो मुझे लगा भाई कुछ तो भी गड़बड़ है दया। अरे भाई 2 में से एक नहीं कर रहा है, मतलब 50%, मतलब बाकी के कंट्रोल्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने और कंट्रोल्स टेस्ट किए। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट व्हेन इन फैक्ट इट डज नॉट। मैंने 2 लाख वाउचर्स में से 40,000 वाउचर्स चेक किए, उसमें मुझे 4,000 वाउचर्स में स्टेटमेंट निकली। तो भाई मुझे लगा 10% मटीरियल, तो मैंने दूसरे वाउचर्स के ऊपर भी अपनी ऑडिट प्रोसीजर्स एक्सटेंड की, तो मैंने अपना सैंपल साइज बढ़ा दिया। फिर पता चला कि भाई वो सिर्फ ही 4,000 में ही क्या थी, मिसस्टेटमेंट थी, बाकी के कोई भी वाउचर्स में कोई मिसस्टेटमेंट थी ही नहीं। तो इन केस ऑफ कंट्रोल्स में कह रहा हूँ कि कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव, बट दैट इज नॉट द केस। पूरे 10 कंट्रोल में से बस वो एक ही कंट्रोल था विच वाज ऑपरेटिंग नॉट ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, बाकी के 9 कंट्रोल्स वर ऑपरेटिंग फैबुलसली। इन ए केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स भाई सिर्फ वो 4,000 वाउचर्स में मिसस्टेटमेंट थी, बट बाकी के सारे वाउचर्स 1,96,000 वाउचर्स वर एब्सोल्युटली करेक्ट, वहाँ पे कोई भी मिसस्टेटमेंट नहीं थी। तो ये क्या अफेक्ट करता है माय फ्रेंड्स, ये अफेक्ट करता है हमारी ऑडिट एफिशिएंसी। क्या ये क्या अफेक्ट होता है, हमारी ऑडिट एफिशिएंसी, एज इट वुड लीड टू एडिशनल वर्क। क्या एज इट वुड लीड टू एडिशनल वर्क टू एस्टैब्लिश दैट इनिशियल कंक्लूजन्स वर इनकरेक्ट। अब मेरा इनिशियल कंक्लूजन क्या था कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में मैं ये कंक्लूड कर रहा था कि कंट्रोल्स आर लेस इफेक्टिव। इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ डिटेल्स में ये कंक्लूड कर रहा था दैट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट, पर दोनों मेरे इन कंक्लूजन्स, मैंने दोनों इनिशियल इन कंक्लूजन्स क्या थे भाई, इनकरेक्ट है। तो भाई मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ,
मैं क्या कर रहा हूँ भाई, ज़्यादा काम कर रहा हूँ जस्ट सो दैट आई कुड प्रूव माई इनिशियल कंक्लूजन्स टू बी इनकरेक्ट। तो मैं जब ज़्यादा चीज़ें चेक करूँगा तो भाई ठीक है, मुझे तसल्ली होगी कि बाकी के सारे कंट्रोल्स आर इफेक्टिव। जब मैं ज़्यादा चीज़ें चेक करूँगा तो मुझे पता चलेगा ये सब मटीरियल मिसस्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। तो इन दिस केस मेरी सिर्फ क्या अफेक्ट हो रही है, ऑडिट एफिशिएंसी। मेरा ओपिनियन गलत नहीं जा रहा है, सिर्फ मेरा काम बढ़ रहा है। क्या मेरा क्या बढ़ रहा है, काम बढ़ रहा है। तो आप ही लॉजिक लगा के बताओ कि भाई दोनों केस में से कौन सा केस में ऑडिटर विल बी मोर कंसर्न। डेफिनेटली इट विल बी टाइप 1 रिस्क, क्योंकि यहाँ पे उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, ऑडिट ओपिनियन। तो दिस वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ क्रूशियल डिस्कशन। फिर नॉन सैम्पलिंग रिस्क क्या होता है, सैम्पलिंग रिस्क छोड़ के अगर कोई भी रिस्क होता है तो उस रिस्क को हम क्या कह देते हैं भाई, नॉन सैम्पलिंग रिस्क। सिंपल, ठीक है। तो सैम्पलिंग रिस्क, प्लीज 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 मार्क दिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आगे बढ़ते हैं विद सैंपल सिलेक्शन मेथड्स। तो सैंपल सिलेक्शन मेथड्स अलग अलग तरीके की होती है। उसमें सबसे पहला क्या है भाई, रैंडम सैम्पलिंग। क्या उसमें सबसे पहला क्या आता है, रैंडम सैम्पलिंग। अब रैंडम सैम्पलिंग में भी वापस दो अलग अलग है, एक है सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और दूसरा है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, रैंडम सैम्पलिंग क्या होता है, क्लास में 100 स्टूडेंट्स थे, मैंने हर एक स्टूडेंट की नाम की एक चिट बना दी और एक बोर्ड में रख दिया और फिर उसमें से 10 चिट उठाई। बस इसी को हम क्या कहते हैं भाई, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। इन दिस केस एवरी यूनिट हैज़ एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। अरे हर एक स्टूडेंट को वह इक्वल चांस था, मैं जिसकी भी चिट निकालूं उसका पेपर असेस किया जाता। तो यहाँ पे कोई दूर दूर तक पार्शियलिटी नहीं है, इसे हम कहते हैं सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। अच्छा, सेम तरीके से हम ऑडिट में भी कर सकते हैं। जो भी डेटाज है उसके नाम हम कहाँ पर डाल देंगे, रैंडम नंबर टेबल में, और फिर उसमें से रैंडम नंबर टेबल्स में से जो भी नाम आएगा हम जाके उस डेटा को क्या कर सकते हैं, असेस कर सकते हैं। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, हम पूरे पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रैटा में डिवाइड कर देते हैं। अच्छा, मैं बोलूँगा भाई कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसको 0 से 20 के बीच में आया, कितने ऐसे हैं जो 20 to 40 के बीच में आया, कितने ऐसे हैं जिसको भाई 40 to 60 के बीच में आया, कितने ऐसे हैं भाई जिसको 60 to 80 के बीच में आया, और कितने महापुरुष है जिसको 80 से 100 के बीच में मार्क्स आया। तो भाई मैं पूरे के क्या कर रहा हूँ भाई, ग्रुप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। अब मैं हर एक अलग अलग बोल में डाल रहा हूँ। अच्छा, 0 to 20 वाले अपने नाम इस बोल में डालो, 20 to 40 वाले यहाँ पे, एंड अकॉर्डिंगली अब हर बोल में से मैं क्या कर रहा हूँ, दो दो चिट्स निकाल रहा हूँ। इसे हम क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। अब यहाँ पे भी एवरीवन हैड अ इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, पर मैंने उन्हें ग्रुप में डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर मैं ग्रुप में डिवाइड नहीं करूँगा तो हो सकता है कि 10 के 10 पेपर भाई एकदम टॉपर्स वाले आ जाए। 10 के 10 पेपर ऐसा भी हो सकता था कि भाई सारे 0 to 20 के बीच में आ जाए, तो पूरा क्लास शायद डिमोटिवेट हो जाता। इसलिए मैंने उनको ग्रुप्स में किया एंड उसमें से सिलेक्ट किया। तो वैसे ही यहाँ पे ऑडिट में भी हम क्या कर सकते हैं कि जो भी हमारे डेटाज है उसको क्लासीफाई करेंगे। अच्छा, 10 से 100 वाले कितने, 100 से 200 वाले कितने, 200 से 300 वाले कितने, और इसमें से हम क्या लगाएंगे भाई, अभी सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। तो इसे हम क्या कह देते हैं, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। क्या कहते हैं माय फ्रेंड्स, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। फिर आता है सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। लेट अस से कि मेरा पूरा पॉपुलेशन 1 लाख वाउचर्स का है और मुझे वाउच करने हैं सिर्फ 1000 वाउचर्स। ठीक है, पॉपुलेशन इज 1 लाख और मैं कहता हूँ कि मुझे सैम्पल साइज चाहिए 1000 की। तो मैं क्या कर देता हूँ भाई, 1 लाख डिवाइडेड बाई 1000 कर देता हूँ। तो एवरी 10th आइटम को जाके मैं चेक कर लूँगा। इसे हम क्या कहते हैं, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो यहाँ पे सैम्पलिंग इंटरवल का अगर मैं फॉर्मूला चाहूँ तो मैं क्या कर दूंगा, सैम्पल यूनिट्स, ठीक है, मतलब 1 लाख डिवाइडेड बाई वॉट एवर इज माई डिजायर्ड सैम्पल साइज। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डेटा, जो भी होगा मैं एवरी 10th आइटम को जाके चेक करूँगा। फिर आता है हैपहज़ार्ड सैम्पलिंग। अब हैपहज़ार्ड सैम्पलिंग इज बेस्ड ऑन व्हाट, द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। वापस वो क्लासरूम वाले एग्जाम्पल में चले जाते हैं। मैं आके बोलता हूँ, अच्छा ये लास्ट बेंच तेरा पेपर दे, अच्छा ये फर्स्ट बेंच तेरा पेपर दे। मेरे को पता है, देख वो बहुत शाना बन रहा था भाई, पता नहीं पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, तू मेरा पेपर, तेरा अपना पेपर दे दे। सो मैं अपने जजमेंट के हिसाब से 10 लोगों के पेपर चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे एवरी यूनिट डज नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। अरे अगर सबकी मैंने चिट बनाई होती और वो चिट को उठाता तो एवरी स्टूडेंट हैड एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, बट हियर डज एवरी स्टूडेंट हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन? नो माय फ्रेंड्स। तो यहाँ पे
प्रोफेशनल जजमेंट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। तो हैपहज़ार्ड और रैंडम सैम्पलिंग में डिफरेंस क्या था? देयर एवरी यूनिट हैड एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। यहाँ पे ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट के हिसाब से होगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे पता है कि समझो हमारा डेटर विजय माल्या है, मुझे तो उसकी इंटीग्रिटी के ऊपर ही शक है, तो भाई विजय माल्या के सारे अकाउंट्स को चेक करो। तो ये मेरे प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर है। एवरी यूनिट डज नॉट हैव एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन। मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग जो अब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो, फॉर एग्जांपल जैसे कोई छोटे क्लाइंट के उधर जाते हो आप ऑडिट करने, तो सर क्या बोलते हैं, भाई जो भी अमाउंट 10,000 के ऊपर है उसी को चेक करना, बात समाप्त, बस उसको सीधे चेक करके आ जाना। नेक्स्ट आता है ब्लॉक सिलेक्शन। मैंने क्या कर लिया, एक पूरा का पूरा ब्लॉक ही सिलेक्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ भाई जनवरी से मार्च का मैं पूरा का पूरा क्वार्टर चेक करूँगा, हर एक आइटम को चेक करूँगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द अमाउंट एंड एवरीथिंग, मैं पूरा का पूरा क्वार्टर चेक करूँगा। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, ब्लॉक सिलेक्शन। तो ये क्या आते हैं हमारे अलग अलग सैम्पल सिलेक्शन मेथड्स। अब हम आगे बढ़ते हैं विथ अ वेरी 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 क्रूशियल टॉपिक, जहाँ पे स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है, जिसको हम क्या कहते हैं भाई, टॉलरेबल लेवल। क्या, जिसको हम क्या कहते हैं, टॉलरेबल लेवल। अब क्या होता है ये टॉलरेबल लेवल, प्लीज शांति से सुनिएगा, कॉज ये आ सकता है आपके एग्जाम में, विच इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। The level up to which the auditor can accept a misstatement or deviation. Let us say भाई 2 लाख वाउचर्स में से मैंने 40,000 वाउचर्स चेक किया, 40,000 वाउचर्स के ऊपर मेरी ऑडिट प्रोसीजर्स लगाई। अब मैं उसमें एक अमाउंट सेट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि भाई 20 लाख रुपीस तक की मिसस्टेटमेंट हुई तो आई एम टॉलरेबल। 20 लाख रुपीस से ज़्यादा की अगर मिसस्टेटमेंट हुई तो मुझे अपना सैम्पल साइज बढ़ाना पड़ेगा। क्या मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना सैम्पल साइज बढ़ाना पड़ेगा। मैं 40,000 वाउचर्स चेक नहीं करूंगा, मैं ज़्यादा वाउचर्स चेक करूंगा। बस इसी को हम क्या कहते हैं, टॉलरेबल लेवल। तो अब टॉलरेबल लेवल में 2 चीज़ें होती हैं। मैं फिलहाल जिसके ऊपर आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो है टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। तो इट इज़ नथिंग बट द मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर। क्या, इट इज़ नथिंग बट द मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर। तो मॉनिटरी अमाउंट कितना सेट किया ऑडिटर ने, 20 लाख रुपीज़, in respect of which the auditor seeks to obtain appropriate level of assurance. क्या, appropriate level of assurance that the monetary amount set by the auditor, क्या भाई, the monetary amount set by the auditor is not exceeded by the actual misstatement in the population. मतलब भाई वो क्या कह रहा है कि मुझे एक रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए। क्या, मुझे क्या चाहिए, एक रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए कि एक्चुअल लेवल ऑफ मिसस्टेटमेंट, क्या भाई, एक्चुअल मिसस्टेटमेंट is not exceeded, क्या भाई, is not exceeded to the tolerable level that he has set। तो टॉलरेबल लेवल उसने कितना सेट किया भाई, 20 लाख रुपीस। तो ऑडिटर को रीजनेबल अश्योरेंस चाहिए कि एक्चुअल मिसस्टेटमेंट 20 लाख से ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए उसने अमाउंट सेट कर दिया 20 लाख रुपीस को। 20 लाख रुपीस से थोड़ी भी मिसस्टेटमेंट ज़्यादा हुई तो वो अपना सैम्पल साइज क्या कर देगा, बढ़ा देगा। इसे हम कहते हैं टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट। अब हम जब बात करते हैं टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन की, तो ये आ जाता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। अरे ये किसके लिए था, टेस्ट ऑफ डिटेल्स के लिए। तो टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स में हम क्या कहते हैं, तो इन केस ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स तो मैं एक अमाउंट सेट नहीं कर सकता। अरे जब मैं इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर रहा हूं तो मैं अमाउंट तो नहीं सेट कर सकता कि इतने अमाउंट की मिसस्टेटमेंट मुझे चलेगी। अरे मुझे अब एक डिविएशन सेट करना पड़ेगा कि भाई दिस आर द कंट्रोल्स जो होने चाहिए। अगर कंट्रोल्स इससे डिविएट होते हैं भाई फॉर लेट्स से 2% और 5%, तो मैं उतने चीज़ को मैं टॉलरेट कर सकता हूँ। बट अगर उससे ज़्यादा डिविएट होते हैं तो मैं उसे टॉलरेट कर सकता नहीं हूँ। तो टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन क्या है भाई, अ रेट ऑफ डिविएशन सेट बाय द ऑडिटर। क्या है भाई, इट इज़ नथिंग बट अ rate of deviation set by whom, it is set by the auditor। ठीक है, क्या, it is a rate of deviation set by the auditor in respect of which the auditor seeks to obtain appropriate level of assurance that the rate of deviation set by the auditor is not exceeded by the actual deviation। तो वो कहते हैं फॉर एग्जाम्पल 5% तक का डिविएशन चलेगा। तो अब ऑडिटर को देखना है 5% से ज़्यादा डिविएशन तो नहीं है, वरना अगर उसने 10 में से 3 कंट्रोल्स को असेस किया है, अगर समझो ये डिविएशन उसे ज़्यादा दिखा तो दैट केस वो क्या करेगा, अपना प्रोसीजर दूसरे के ऊपर भी लगाएगा, मतलब और थोड़े को कंट्रोल्स को टेस्ट कर लेगा। सिर्फ 3 कंट्रोल्स नहीं, शायद वो 5 को करेगा, 6 को करेगा। बट अगर डिविएशन रेट कम है, 5% से कम है, तो वो अपनी सैम्पल साइज बढ़ाने वाला नहीं है। तो इसे हम क्या कहते हैं, टॉलरेबल लेवल। कुछ सैम्पल तो हमने सिलेक्ट कर लिया, बट लेकिन क्या ये सैम्पल साइज अप्रोप्रिएट है,
क्या मुझे सैम्पल साइज बढ़ाने की ज़रूरत है? इसके लिए हमें क्या सेट करना पड़ता है? टॉलरेबल लेवल। सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट इज अ टॉलरेबल लेवल। यहाँ पे दिक्कत सिर्फ समझने में ही नहीं आती है, दिक्कत स्टूडेंट्स को आती है भाई कहाँ पे, इसे याद रखने के लिए। बिकॉज यहाँ पे आंसर जो लिखा गया है भाई, जिसने भी मॉड्यूल लिखी है वो शंकर महादेवन जी का बड़ा फैन है, बिकॉज ब्रेथलेस वे में लिख दिया है, एक सिंगल सेंटेंस में कॉमा और फुल स्टॉप के बिना वहां पे बोल दिया है मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द ऑडिटर सीक्स टू ऑब्टेन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ अश्योरेंस दैट द मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर इज नॉट एक्सीडेड बाय द एक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन द पॉपुलेशन। अरे आई अंडरस्टैंड एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैंने इसको 4 हिस्सों में तोड़ के दिया है। आपको कष्ट लेना पड़ेगा इसे मेमोराइज करने के पीछे, तो सब लोग यहाँ पे मेरे साथ रिपीट करेंगे। अ मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर, क्या? अ मॉनिटरी अमाउंट सेट बाय द ऑडिटर in respect of which the auditor seeks to obtain appropriate level of assurance। क्या वापस एक बार? a monetary amount set by the auditor in respect of which the auditor seeks to obtain appropriate level of assurance that the monetary amount set by the auditor is not exceeded by the actual misstatement in the population। क्या? the monetary amount set by the auditor is not exceeded by the actual misstatement in the population। अब जब यहाँ पे आओगे आप टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन में, तो अब मॉनिटरी अमाउंट को भाई सब्सटीट्यूट करके किसके साथ डाल देना है भाई? डिविएशन के साथ। तो अ रेट ऑफ डिविएशन सेट बाय द ऑडिटर in respect of which the auditor seeks to obtain appropriate level of assurance that the rate of deviation set by the auditor is not exceeded by the actual deviation in the population। तो आई रिक्वेस्ट, भले आपको ये आंसर समझ में आ गया हो, मुझे पॉज किया जाए, ये आंसर को वापस रिवाइज किया जाए। जब आपको लगते हैं भाई हाँ मैं ये पूरा आंसर बिना देखे बोल सकता हूँ, फिर ही आगे बढ़िए, क्योंकि मार्क्स सिर्फ समझने के नहीं मिलते हैं, मार्क्स आपको मिलते हैं फॉर व्हाट यू राइट इन दैट 3 आवर्स ऑफ योर पेपर। एंड उसके लिए इसे याद रखने के पीछे हमें कष्ट तो लेना पड़ेगा। तो ये था हमारा डिस्कशन ऑफ टॉलरेबल लेवल। नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ये पूरे स्टैंडर्ड में बहुत सारे और डिस्कशन है। नाउ दिस इज़ अ रिवीजन, तो मैं थोड़ी चीज़ें जैसे कि स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग, वो सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा नहीं कर रहा हूँ। वो सारी चीज़ आपको नोट्स में दी हुई है, सारे आप पढ़ सकते हो कि स्टैटिस्टिकल क्या होता है, मैथमेटिकल फार्मूला होता है, नॉन स्टैटिस्टिकल में कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, वो सारी चीज़ें एक बार आप देख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट के साथ कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द सैंपल साइज। किसकी वजह से हमारी सैंपल साइज इन्फ्लुएंस होती है? सो कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी सैंपल साइज को? तो जब भी आपको किसी ने पूछा तो आप बोलोगे भाई सी या डी टी, ठीक है भाई, डायरेक्ट टैक्स, बाय बाय। सबसे पहले एस से, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन अंडर ऑडिट। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन उतना ज़्यादा सैंपल साइज, वेरी ऑब्वियस। स्टेट ऑफ द इंटरनल कंट्रोल, अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है तो ROMMS ज़्यादा होगा, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो ROMMS कम होगा। तो अगर ROMMS ज़्यादा होगा तो सैंपल साइज भी ज़्यादा होगा, ROMMS कम होगा तो सैंपल साइज भी कम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन अ वे आप देखो तो कौन सा रिलेशनशिप था? अगर समझो हम लोग साइज की बात करें तो यहाँ पे इन अ वे एक डायरेक्ट रिलेशनशिप था। स्टेट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो सैंपल साइज छोटा है, तो इन अ वे यहाँ पे एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप था। फिर एडिक्वेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स, तो अगर समझो बुक्स के ऊपर भरोसा ज़्यादा है, रिलायबिलिटी ज़्यादा है, क्या भाई रिलायबिलिटी ज़्यादा है तो सैंपल साइज क्या होगा? छोटा। सो इन शॉर्ट ये भी क्या हो जाएगा? एक इनडायरेक्ट रिलेशनशिप। अगर रिलायबिलिटी कम है तो भाई इन दैट केस सैंपल साइज भी क्या हो जाएगा? ज़्यादा। फिर देन व्हाट इज द डिजायर्ड डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, क्या हम हाई अश्योरेंस देना चाहते हैं कि हम मॉडरेट अश्योरेंस देना चाहते हैं? हम देख चुके हैं हमारे बेसिक कंसेप्ट में फ्रेंड्स कि हम लोग हाई अश्योरेंस भी दे सकते हैं और एक मॉडरेट अश्योरेंस भी दे सकते हैं। अगर हम हाई अश्योरेंस देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली सैंपल साइज ज़्यादा होगा। तो अगर इफ द डिजायर्ड कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड इज मोर तो सैंपल साइज इज ऑल्सो मोर एंड वाइज वर्सा। सो इन शॉर्ट यहाँ पे कौन सा रिलेशनशिप है? डायरेक्ट। एंड लास्टली टी से टॉलरेबल एरर रेंज, अगर मैं ज़्यादा टॉलरेबल लेवल रख सकता हूँ, ठीक है, मतलब 20 लाख क्या भाई 50 लाख तक की भी अगर मिसस्टेटमेंट होगी तो आई एम टॉलरेबल। तो अगर टॉलरेबल लेवल ज़्यादा है तो सैंपल साइज छोटा रखूँगा। बट अगर मेरा टॉलरेबल लेवल बहुत ही कम है कि भाई 2 लाख रुपए तक की भी मिसस्टेटमेंट नहीं चलेगी, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें चेक करूँगा कि भाई मिसस्टेटमेंट्स रह ना जाए। तो यहाँ पे वापस क्या हो जाएगा? इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। इस किसी के भी चीज़ के ऊपर ये लोग MCQ भी पूछ सकते हैं कि कौन सी रिलेशनशिप है। तो ये क्या था? हमारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द सैंपल साइज।
Moving ahead, what are the precautions that need to be taken while we are applying the test check technique? तो जब भी हम टेस्ट चेक टेक्निक लगाते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है? तो हमें स्कैम पबजी का ध्यान रखना है। सबसे पहले एस से हमें देखना है कि सैंपल साइज अप्रोप्रिएट है। सैंपल साइज बहुत छोटा या बहुत ज़्यादा भी नहीं हो गया है, ठीक है। ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा होगा तो भाई एफिशिएंसी के ऊपर इम्पैक्ट आएगा, और अगर बहुत छोटा हो गया है तो एक सैम्पलिंग रिस्क बढ़ जाएगा। फिर सी से वेरेवर रिक्वायर्ड हम क्लासिफिकेशन करेंगे, हम एक स्ट्रैटिफिकेशन जैसी चीज़ यूज़ करेंगे। तो हम जहाँ पे भी पॉसिबल है पॉपुलेशन को स्ट्रैटिफाई करेंगे और फिर सैम्पलिंग लगाएंगे। We will also have a thorough study of the accounting system just so that we understand the flow of the transaction. That should be completely studied before adopting a sampling. तो हम लोग को इससे सिस्टम समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग सिस्टम क्या है, तो हमें एक फ्लो पता चलेगा। फिर एनालिसिस ऑफ मिसस्टेटमेंट हमें करना पड़ेगा कि जो भी मिसस्टेटमेंट है हम उसे पहले क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, उसके हिसाब से हमें पता चलेगा। इसके ऊपर मैं ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगला ही हमारा डिस्कशन, एक आध डिस्कशन में हमारा क्या आएगा, हाउ आर वी गोइंग टू एनालाइज द मिसस्टेटमेंट्स, सैम्पलिंग के रिजल्ट्स को हम कैसे इवेल्युएट करने वाले हैं, तो हम देखेंगे वहाँ पे। फिर उसके बाद पी से वी आर सपोज टू हैव अ प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है। हमें जब भी सैम्पलिंग यूज़ करेंगे तो प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। जो भी ऑडिट स्टाफ है उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जाना चाहिए कि हम सैम्पलिंग कैसे यूज़ करने वाले हैं, कौन से असर्शन के लिए कौन सी मेथड ऑफ सैम्पलिंग हम यूज़ करेंगे। We will also decide the areas which may be not be suitable for sampling. For example, bank reconciliation statement. अब भाई 12 ही है, इसमें भी तुम आलस करोगे भाई, इसमें भी सैम्पलिंग लगाओगे? नहीं, ये मटेरियल भी है, तो भाई इन दैट केस बैंक रिकन्सिलिएशन में वी विल रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग व्हाट सैम्पलिंग टेक्निक्स। तो हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे हमें सैम्पलिंग की ज़रूरत नहीं है। We will also try not to get our personal biasness into this, ठीक है। तो सेम शुड बी चेक्ड इन एन अनबायस्ड वे। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि भाई इस क्लाइंट के ट्रांजैक्शन सिर्फ ईयर एंड पे ही गलत होते, तो मैं ईयर एंड पे ही फोकस कर रहा हूँ और कुछ चेक ही नहीं कर रहा हूँ, ये नहीं चलेगा। आई शुड नॉट बी आई शुड नॉट बी बायस, इट शुड बी डन इन एन अनबायस्ड वे। And lastly, there should be a thorough study of the internal control system. Because internal control के ऊपर तो हमें क्या पता चलेगा, हमारा कंट्रोल रिस्क। कंट्रोल रिस्क के ऊपर तो हमें क्या पता चलेगा, हमारा ROMMS, और ROMMS के ऊपर तो हमें क्या पता चलेगा, हमारा नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। एंड हेंस इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल इज वेरी एसेंशियल। तो ये क्या था भाई, स्कैम पबजी। एक और बार आपको बोल रहा हूँ माय फ्रेंड्स, आफ्टर एवरी आंसर प्लीज पॉज। शायद आपका टाइम थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बट ये हमारे रिविजन लेक्चर तभी इफेक्टिव होंगे जब आप मुझे पॉज करोगे, आप उसे मेमोराइज करोगे। अच्छा, एस से क्या था, सी से क्या था, ए से क्या था, एम से क्या था, पी से क्या था, ए बी एंड आई, एंड फिर ही आगे वाले आंसर पे बढ़ोगे। बिकॉज एक और बार बता रहा हूं कि मार्क्स सिर्फ समझने के नहीं मिलते हैं, यू विल गेट योर मार्क्स फॉर व्हाट यू राइट इन दैट 3 hours ऑफ योर पेपर, एंड हेंस यू विल हैव टू इन्वेस्ट टाइम ऑन मेमोराइजिंग थिंग्स एज वेल। मूविंग अहेड विद अ इंपॉर्टेंट टॉपिक, इवैल्यूएटिंग द रिजल्ट्स ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। तो अब हम क्या करना चाहते हैं, जो भी सैम्पलिंग हुई है उसके रिजल्ट्स को क्या करना चाहते हैं, इवैल्यूएट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली ऑडिटर को इवैल्यूएट करना ही चाहिए। तो रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल शैल इवैल्यूएट द रिजल्ट्स ऑफ द सैंपल एंड वेदर द यूज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग हैज प्रोवाइडेड अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन। तो क्या सैम्पलिंग इस्तेमाल करके हमने सही काम किया। तो जब भी हमें कोई भी डिविएशंस मिले हैं, क्या हमें जब भी क्या मिले हैं, कोई डिविएशंस मिलेंगे, तो हम देखेंगे वेदर इट इज़ अ कॉमन फीचर। मतलब जहाँ जहाँ पे 5% का डिस्काउंट दिया था वहाँ पे अकाउंटिंग सही तरह से नहीं हुई थी। 5% के बदले फॉर एग्जांपल 4.99% ले लिया गया था, तो वहाँ पे 0.1% हमेशा एरर होती थी। या तो काफ़ी जगह पे 5% का जहाँ पे डिस्काउंट दिया था वो डिस्काउंट रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। तो अब अगर समझो मैंने पूरे 2 लाख वाउचर्स में से 40,000 वाउचर्स चेक किए, उसमें मुझे देखा कि जहाँ जहाँ पे 5% का डिस्काउंट था वहाँ पे गलतियाँ थी। तो अब मेरे दूसरे जितने भी वाउचर्स है, से 1,60,000 वाउचर्स, उसमें से जो जो ट्रांजैक्शन है जिसमें वो 5% का डिस्काउंट दिया था, मैं वो सारे ट्रांजैक्शंस को क्या करूँगा, चेक करूँगा। सो आई विल एक्सटेंड माई ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑल दोज आइटम्स जहाँ जहाँ पे ये कॉमन फीचर है। ठीक है, तो मैं देखूंगा कॉमन फीचर है, और अगर कॉमन फीचर है तो भाई पूरे पॉपुलेशन में जितने भी ऐसी आइटम्स है हर एक के ऊपर मैं क्या लगा दूंगा, अपनी ये ऑडिट प्रोसीजर्स। बट अगर डिविएशन या मिसस्टेटमेंट एनालाइज करते वक्त मुझे लगा कि दिस इज नॉट अ कॉमन फीचर, दिस इज एन एनॉमली। क्या दिस इज एन एनॉमली? अरे अंग्रेजी पीढ़ी तो एनॉमली मतलब क्या, दिस इज एन एक्सेप्शन। अरे दिस इज एन एक्सेप्शन, ये बार बार क्या भाई, बार बार रिपीट नहीं किया गया है, इस गलती को दोबारा बार बार लगातार नहीं किया गया है। मतलब भाई हमने देखा
कि एक जगह पे डिस्काउंट रिकॉर्ड करने में गलती हुई थी, दिस इज नॉट अ कॉमन फीचर। सिर्फ एक जगह पे गलती हो गई थी, हमने देखा बाकी जहां जहां पे डिस्काउंट दिया है क्या क्या गलती हुई थी, नो। सो वी कंक्लूडेड कि दिस इज एन एनॉमली, दिस इज नॉट अ कॉमन फीचर। तो एनॉमली है ना, तो उसके लिए स्टैंडर्ड क्या कहता है, दैट यू शुड ऑब्टेन हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी। क्या यू शुड ऑब्टेन हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी दैट सच मिसस्टेटमेंट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। तो आपको हाई डिग्री ऑफ सर्टेनिटी होनी चाहिए कि भाई ये एक एनॉमली है, दिस इज नॉट रिपीटेटिव। बिकॉज अगर रिपीटेटिव और कॉमन फीचर है तो मेरे को सबके ऊपर क्या करनी पड़ेगी, अपनी ये ऑडिट प्रोसीजर्स एक्सटेंड करनी पड़ेगी। तो मेरे पास एक अश्योरेंस होना चाहिए कि दिस इज नॉट अ कॉमन फीचर एंड दिस इज ओनली एन एक्सेप्शन। बट लेकिन इसके बावजूद अगर ऑडिटर कंक्लूड करता है, ठीक है, in case the auditor concludes that sampling has not provided a reasonable basis for conclusion about the population, the auditor should tailor, that is extend the nature, timing and extent of audit procedures। तो मुझे लगता है भाई सैम्पलिंग रिस्क अभी भी हाई है एंड सैम्पलिंग हैज़ नॉट प्रोवाइडेड मी अ रीजनेबल बेसिस फॉर कंक्लूजन। इसके आधार पे मैं कंक्लूड नहीं कर सकता वेदर एवरीथिंग इज ट्रू एंड फेयर और नॉट। तो मैं क्या करूँगा, अपनी प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करूँगा। क्या भाई, मैं क्या करूँगा, अपनी प्रोसीजर्स को एक्सटेंड करूँगा। ठीक है, तो ये क्या था हमारा डिस्कशन ऑफ SA 530, दैट इज ऑडिट सैम्पलिंग। अब इसके ऊपर जो सवाल पूछे गए हैं बहुत ही सिंपल से सवाल है जो ऑलरेडी मैंने आपको नोट्स में दिए हुए हैं, सो आई विल नॉट वेस्ट योर टाइम ऑन दैट। अब हम बहुत एक क्रूशियल समय के ऊपर खड़े हुए हैं जहाँ पे भाई टाइम इज़ अ वेरी वैल्यूएबल एसेट। तो मैं आपको उसी क्वेश्चन के ऊपर लेके जाता हूँ जहाँ पे आपको थोड़ा गौर फरमाना होगा। तो लेट अस सी फ्यू क्वेश्चंस जहाँ पे हमें थोड़ा क्या करना होगा माय फ्रेंड्स, थोड़ा गौर फरमाना होगा। सो देखते हैं इसके ऊपर क्या एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। सो इन केसेस वेयर ऑडिट सैंपल सिलेक्शन हैज बीन डन ऑन अ रैंडम बेसिस, नो स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉर सिलेक्शन ऑफ सैंपल नीड्स टू बी फॉलोड। तो अगर रैंडम बेसिस के ऊपर गया है तो हमें कोई और स्टैटिस्टिकल प्रोसेस फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ कमेंट। तो भाई सबसे पहले तो उन्होंने क्या दे दिया है, पूरा भाई डेफिनेशन ऑफ व्हाट सैम्पलिंग, रैंडम सैम्पलिंग। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे पहले क्या लिख देंगे, मीनिंग लिख देंगे। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा है आंसर में, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग इज एन अप्रोच टू सैम्पलिंग दैट हैज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। तो स्टैटिस्टिकल के लिए दो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले तो रैंडम सिलेक्शन चाहिए और दूसरा यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो स्टैटिस्टिकल तभी हो पाएगा जब क्या है भाई, रैंडम सिलेक्शन है एंड प्रोबेबिलिटी है। तो याद रखो भाई RP होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, RP। तो रैंडम सिलेक्शन एंड यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग आर व्हाट, रैंडम सिलेक्शन, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग भी जो हम लोग ने किया था वो भी, मॉनिटरी यूनिट सैम्पलिंग, ये सारे एग्जाम्पल्स है ऑफ व्हाट, स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। तो ऑडिट सैंपल कलेक्शन ऑन अ रैंडम बेसिस ensures that all the items in a population has an equal chance of selection by use of random number table or random number generators। अरे याद करो भाई, सबको भाई जो स्टूडेंट है एवरीवन हैज एन इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन, सबकी चिट्ठी डाली गई है। तो भाई अब यहाँ पे तो हम लोग चिट्ठी नहीं डालेंगे ऑडिट में, हम क्या यूज करेंगे, रैंडम नंबर टेबल्स और रैंडम नंबर जनरेटर्स। दिस मेथड इज कंसिडर्ड अप्रोप्रिएट प्रोवाइडेड the population to be sampled consists of reasonably similar units and falls within the reasonable error range. Next, conclusion. For application of statistical sampling, one of the prerequisite is random sampling. No other statistical process for selection of sample needs to be followed, because हम पढ़ चुके हैं हमें क्या चाहिए, रैंडम सैम्पलिंग, और उसके बाद क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे अगर रैंडम बेसिस कर चुके हो तो कोई और प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है। तो ये आंसर अगर आपने यहाँ से नहीं पढ़ा होता तो आई थिंक सो थोड़ा सा मुश्किल होता आपको आंसर करना। तो प्लीज़ ये आंसर रेफर कीजिए, इसको छोड़ के भी देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस गिवन, प्लीज़ गो थ्रू द सेम एज वेल। तो विद दिस आई विल ऑल्सो पुट एन एंड टू माई डिस्कशन ऑफ SA 530। तो कोई भी शक है, कोई भी सवाल है माय फ्रेंड्स, तो प्लीज़ पूछिए हमें, हमारे डाउट सॉल्विंग मैकेनिज्म के ऊपर प्लीज़ कोई डाउट को ना रहने दीजिए। बिकॉज हो सकता है कि भाई आप कोई डाउट को छोड़ दोगे बट लेकिन ICAI वही डाउट को एक 5 मार्क का केस स्टडी बना के आपको पूछ लेगा और तब रिग्रेट होता कि भाई ये पूछ लेना चाहिए था। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर माय फ्रेंड्स, वेयर वी विल मूव अहेड विद वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशंस ऑन अदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। थैंक यू वेरी मच।